मेरा ओपिनियन अगर लें, मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो शराब बंद होनी चाहिए। कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन। मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरी अदब, पूरी एहतराम, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमान, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों से बहुत तवक्का है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। 65,000 तनख्वाह आज की डेट में एक एमएलए को मिलती है, 65,000। फेस टू फेस के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं रणबीर सिंह पठानिया, जो भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, एमएलए उधमपुर ईस्ट हैं। इससे पहले भी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली रह चुके हैं। ये इनका दूसरा टर्म है। जम्मू कश्मीर की सरकार पिछले तकरीबन 2 साल से चल रही है और हाल ही में जम्मू कश्मीर का दूसरा बजट सेशन मुकम्मल हो गया। ये भी उस असेंबली में मौजूद थे। तो कंटेम्प्रेरी टाइम से शुरू करते हैं और उनसे इस सरकार के हवाले से, बजट सेशन के हवाले से और फिर बीजेपी की ओवरऑल परफॉर्मेंस के हवाले से बात करते हैं। पठान साहब, बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने जो दर्शक हैं, व्यूअर्स, उनके साथ डायरेक्टली वार्तालाप करने का आपने एक अपॉर्चुनिटी दी है। सबसे पहले बजट सेशन से शुरू करते हैं, क्योंकि 22 दिन का बजट सेशन रहा और आखिर में जैसा स्पीकर अब्दुल रहीम राथिर साहब ने कहा कि कंट्री में बाकी कुछ स्टेट्स का उन्होंने नाम लिया और उन्होंने बताया कि वहाँ 7 दिन, 8 दिन, 12 दिन का बजट सेशन चला और यहाँ 22 दिन का बजट सेशन चला। किस तरीके से देखते हैं इस सेशन को? क्या कंस्ट्रक्टेड डिबेट्स इस सेशन में हुए? क्या वो बिल्स पास हुई, उन पे बात हुई जो होनी चाहिए थी? इन शॉर्ट, अगर इस बजट सेशन की हम अगर बात करें तो सबसे पहले हमारे कानून साज असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली के जो स्पीकर हैं वो वाकई एक बहुत ही अप्रिसिएशन के हकदार हैं, चूँकि कंट्री में नंबर 2 हमारा, पहले गुजरात था, नंबर 2 पे हमने नंबर ऑफ बजट सिटिंग्स हमारी रही और बड़ी कमिटमेंट के साथ, बड़ी एक इनक्विजिटिव स्पिरिट के साथ स्पीकर महोदय ने हर डिबेट में, हर डिस्कशन में इन्वॉल्व हुआ। हाँ, थोड़ा एक जो खदशात हैं हमें कि सरकार की तरफ से थोड़ा जो रवैया था वो जैसा होना चाहिए था वैसा था नहीं। सरकार कहीं न कहीं बक पास कर रही, सरकार भाग रही थी और सरकार के मंत्री गलत जवाब आने के बावजूद भी अड़ते थे उस पर। मैंने विधानसभा में भी लिया। लेट अस सपोज आई कोट ए क्वेश्चन कि जहाँ पे ऑनरेबल मिनिस्टर ने अपने ऑफिसर के लिए कह दिया कि ये फलाना, ये मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, उन्हें पता ही नहीं कि उनके प्रिंसिपल मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट है ही नहीं। तो उन्हीं के सवाल के बाद में 2 पॉइंटर्स मैंने लेके, लेकिन उसमें फिर खैर चर्चा नहीं हो पाई। तो मेरा मानना था कि दिस इज़ अ फोरम फॉर कंस्ट्रक्टिव डिबेट। हमने भी कोशिश की। उमर अब्दुल्ला साहब को याद करवाया कि आपका पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, जो एक क्रीकिंग डिफ़ॉल्ट्स, डिस्क्रिपेंसीज, और आज के इस दौर में ये बिल्कुल अपने आप में आउटमोडेड हो चुका हुआ है। पंचायती राज एक्ट के बारे में सरकार को बताया कि आपने एमएलए, एमपी, हर एक का आपके पास डिस्क्वालीफाई करने का आपके पास एक प्रावधान, प्रोविजन है, लेकिन डीडीसीज के लिए आपके पास प्रावधान नहीं है। तो वी ट्राई टू पुट द सरकार ऑन द कंस्ट्रक्टिव फुट। लेकिन जिस तरीके से सरकार को बिहेव कर, फर्स्ट ऑफ ऑल सरकार वाज मिसिंग ऑन इट्स मैनिफेस्टो कमिटमेंट्स। अपने घोषणा पत्र में सरकार ने जो भी कहा, सरकार फेल हुई इसमें। पिछले सेशंस में सरकार की जो कमिटमेंट थी, सरकार पूरी नहीं कर पाए और सवालों के लिए गैर जिम्मेदाराना रवैया रहा सरकार, जिस तरीके से होना चाहिए। देखें, ऐसा नहीं कि हमारी भी एक कोशिश रहती है, ठीक है, पार्टी पॉलिटिक्स है, पार्टी के व्यू पॉइंट को लेना है, सरकार को एक्सपोज, अपोज और डिपोज करना अपोजिशन का एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन ऐसा नहीं हम कभी डिस्ट्रक्टिव साइड पे गए। हमने कहा कि सरकार को थोड़ा एक कंस्ट्रक्टिव स्पिरिट में इन सवालों को थोड़ा लेना चाहिए था। अब जैसे मैंने अपनी बात की तो मुझे ये बहुत गिला है सरकार से भी और खासकर से स्पीकर महोदय से भी कि फॉर द फर्स्ट टाइम, दिस इज़ माई 14th असेंबली सेशन नाउ, और 10 में से 8 सवाल मेरे रिजेक्ट किए गए। और उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। पहले ऑफिसर साहिबान जब मैंने सवाल लगाया मेरे पीछे रहे, जनाब दीज आर बिट ऑफ अनकंफर्टेबल क्वेरीज। अरे भाई जवाब दीजिए, आपका कौन सा पर्सनल है? आपसे पहले कोई और था, अब आपके बाद कोई और होगा। आपके पहले मिनिस्टर कोई और था, अभी मिनिस्टर कोई और होगा। हो सकता कल मेरे जैसा कोई साथी जो सवाल पूछ रहा वही कहीं मंत्री होगा। तो एक सिस्टम एस्टैब्लिशमेंट, कार्यप्रणाली, कार्यपद्धति के विरुद्ध अगर सवाल थे, यू शुड इंडल्ज इन अ डिबेट। लेकिन बाद में मुझे पता लगता है आखिरी 2 दिन पहले कि 10 में से 8 स्टार्ड AKUs मेरे रिजेक्ट किए गए हैं, विच इज़ ए न्यू ऑल टाइम लो इस जम्मू कश्मीर असेंबली की, इसमें लेजिस्लेटिव हिस्ट्री में, कि एक
एमएलए मेरे जैसे अदना अदना सा एमएलए जिसके 10 में से 8 सवाल आपने रिजेक्ट किस बेसिस पे रिजेक्ट? नथिंग मोर देन दैट, नो पैरामीटर एट ऑल, नो पैरामीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल कहते हैं आपका सवाल 150 वर्ड एक्सीड कर गया, लेकिन हर असेंबली में वो तो आपकी तरफ से ही आता था, मनकोटिया साहब की तरफ से आता मैटर, उसके बावजूद भी हम कहते हैं लगने दीजिए ना, देन व्हाट। अगर कोई सवाल पूछ रहा है, देखें दैट इज ए डायरेक्टरी, वो एक ब्रॉडर कंटूर है कि सवाल बड़े लंबे ना हो, कोशिश करें उसको 150 में। अगर 10-20 वर्ड ऊपर नीचे भी चला जाता है, उस डिस्कशन डिबेट को इनिशिएट करना है आपको। देखिए पैरामीटर है कि कंस्ट्रक्टिव डिबेट को इनिशिएट करना है, तो 150 को लिमिट नहीं है। बाद में कहा गया जी वो भारत सरकार के, ये गवर्नर के हदूद में आता। तो मैंने पूछा आप तीसरे दिन सिक्योरिटी चली गई, कभी गांधरबल इनकाउंटर की बात करते हैं, कभी नवाई सूबा की सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो वहां आपका कहाँ हदूद है उसमें? Why do you adopt your double standards and double parameters? Government needs to come clean. तो कहीं ना कहीं सरकार बहुत बड़े सवालिया निशान, एक क्वेश्चन मार्क था सरकार की क्रेडिबिलिटी पे, सरकार की एग्जिस्टेंस पे। मान लीजिए मैंने सवाल उठाया कि उधमपुर में रेड इंडस्ट्रीज काम कर रही, सरकार ने माना कर रही है, लेकिन अब जवाब देखें कितना लेथार्जिक है, जिसने भी दिया ABCD ने। अब देखें सवाल लेथार्जिक, सुस्ती देखें सवाल में। फेक न्यूज़, पूरे वर्ल्ड ने इसे एनालाइज किया है कि फेक न्यूज़ इज ए मेलेडी। भारत के प्रधानमंत्री ने फ्लैग किया है, भारत की पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आया है, मध्य प्रदेश कर्नाटक 2 स्टेट्स ने लॉ भी इनेक्ट किया है। तो सरकार का जवाब देखें। अल्टीमेटली स्पीकर महोदय को इंटरवीन करना पड़ता है उसमें कि आपको 2 महीने दिए जाते हैं, इसको करेक्ट करें। अभी भी कोई हरकत दिख नहीं रही। तो मेरा पॉइंट है, ठीक है, द जम्मू एंड कश्मीर दैट वाज बिफोर 5th of August 2019 and Jammu and Kashmir that is now, that is after 5th of August 2019, there is a sea of difference. वो पॉजिटिव और नेगेटिव? मैंने बाय एंड लार्ज पॉजिटिव है। कुछ पॉजिटिव ये है कि भारत सरकार की ओर से एक अनप्रेसिडेंटेड फंडेड आ रहा है। भारत सरकार की ओर से बहुत बड़ा पुश है। कभी सरकार के कभी ओट सिल जाएंगे, कभी नहीं बोलेंगे। रिकॉर्ड बजट भारत सरकार की ओर से, ऑल टाइम ग्रेट एक बजट हमें दिया गया है। हमारा जो रिलीफ का जो पैकेज था फ्लड्स का, 1 रुपया उसमें कटा नहीं, 1 पेनी। 500 करोड़ की सेंट्रल असिस्टेंस हमें मिली, लेकिन कभी जवाब मुंह से निकलेगा नहीं इनके। नहीं, उस पर तो सरकार, चीफ मिनिस्टर साहब तो अप्रिशिएट करते हैं इस बात। कहानी ऐसे ही कहानी विधानसभा में पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं, पैसे नहीं। तो इज दिस नॉट चेंज 5 अगस्त 2019 के बाद की? हाँ, एक वो दूसरा है कि रूलिंग पार्टी और विशेषकर नेशनल कॉन्फ्रेंस का वो जो एक वो है ना, वो मुगलियाई शासन चलाते थे, वो नहीं चलेगा कम से कम। आप बैकडोर लोग लगाएंगे, आप DSPs और असिस्टेंट डायरेक्टर बैकडोर लगाएंगे, आपकी मर्जी आई कि आप जिसको मर्जी के कोठी मकान ये ज़मीन बांटता फिरेंगे उसमें। अब मान लीजिए लैंड ग्रांट्स रूल्स, दिस इज़ जगमोहन भी अपने उसमें बायोग्राफी में इसको डिस्कस करते हैं कि करोड़ों अरबों रुपए की जगह कौड़ियों के भाव अपने चेले चमटों को आपने दे दी। अब जो पब्लिक लैंड है, स्टेट लैंड है, वो स्टेट की लार्जेस्ट, स्टेट का प्रॉपर्टी है, और उस प्रॉपर्टी को कौड़ियों को भाव अपने चेले चमटों को दे देंगे, कैसे बात बन गई? इस पे अल्टीमेटली जब एक लॉ आ गया, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक मेंबर, एक वो लॉ भी मेरे ख्याल से वो चैट GPT से लाया निकाल के, उस कानून का भी कोई सिर पैर है नहीं। आप ले एक पर्टिकुलर मेंबर, मुझे पूरा सम्मान, लेकिन उसको लैंड ग्रांट, लेकिन चीफ मिनिस्टर हम इसे एडमिट करेंगे। आप DDCs वाले उसको एडमिट नहीं करेंगे जहाँ डिस्क्वालीफाई होगा। आपका बनाया पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट है, उस पर आप उसको अलाउ नहीं करेंगे प्राइवेट मेंबर्स बिल को, कि उस पर चर्चा हो पाए। आपका एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट, जो लैंड टू दी टिलर, जो शेख साहब या मिर्जा अफजल बेग साहब या जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, जब उसमें आपको बताया गया कि आपके देयर इज ए डिसहार्मनी, आपका SRO 432 और एग्रेरियन रिफॉर्म्स एक्ट में आप ये लैंड बेचने नहीं दे रहे, आप एलिनेट नहीं करने दे रहे, एग्रीकल्चर पर्पज़ के अलावा दूसरे पर्पज़ के लिए आप नहीं इसे यूज़ करने के लिए, वो डिबेट नहीं करेंगे कभी, लेकिन शो बिजनेस करेंगे, तमाशा करेंगे। अपने आप में थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा। मैं बार बार जताऊँ और चेताऊँ, जम्मू एंड कश्मीर इज़ ए लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज़। लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटी? यस, इट्स अ लैंड ऑफ फेल्ड अपॉर्चुनिटीज। जम्मू एंड कश्मीर देखें, दिस इज थोड़ा सा 70 वर्ष पीछे जाए, आंख बंद करें, दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ भिखारी नहीं होता था। दिस इज द ओनली स्टेट जहाँ कभी भुखमरी नहीं पड़ी, कभी फेमिन नहीं रहा। मतलब कि आप देखें, द ग्रेट फर्स्ट चक्रवर्ती सम्राट ऑफ इंडिया चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के दौरान 12 साल भुखमरी रही। इतना डायनेमिक सम्राट जिसने पूरे भारत, पर्शिया से लेकर यहाँ तक हमारा बॉर्डर में, लेकिन 12 ईयर्स। तो जम्मू कश्मीर एक ऐसा पॉइंट था जहाँ कभी भुखमरी नहीं पड़ी। जम्मू कश्मीर ऐसा जहाँ भिखारी नहीं आपको मिलेगा, जम्मू कश्मीर का होगा भी तो ऐसे ही वो। जम्मू कश्मीर ऐसा आदमी जहाँ लोग नॉर्मली भूखा सोते नहीं, रोजगार एक मतलब एफ्लुएंट एक क्षेत्र है। लेकिन
वाई, अब मुझे बताएं, इन 50 वर्ष में जम्मू कश्मीर क्यों ना एक एजुकेशनल हब, या जम्मू कश्मीर क्यों ना एक IT हब, हैदराबाद या यंग फिल्म हब क्यों नहीं? हैदराबाद से मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बॉम्बे से या बेंगलुरु को आउटमैच क्यों नहीं कर पाया जम्मू कश्मीर? क्या ये हैदराबाद बॉम्बे, 3 एग्जांपल लूँगा, हैदराबाद बॉम्बे या बेंगलुरु, आप तीनों को अगर लें तो क्या आज से 70 वर्ष 80 वर्ष पहले ये को जम्मू कश्मीर से बहुत आगे थे क्या? अरे यहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, लॉर्ड गवर्नर यहाँ घूमते रहे, वी वर इंडिपेंडेंट, हमारे यहाँ वी वर इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी इन आवरसेल्व्स। तो ये 70 ईयर्स में क्या हुआ? स्टेट के रिसोर्सेज, स्टेट की जो अपॉर्चुनिटीज़, जो भी रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट्स थी, उन्होंने अपने एक वो मी, माई फैमिली, माई पीपल एंड माई लेफ्ट एंड राइट, बस उनमें उन्होंने इसको सैप करके कोशिश की, इसको दैट्स वाई ये फ्लॉट नहीं कर पाया। सेकेंडली, पॉलिटिकली वी ऑल्सो फेल। देखें, वी नीडेड टू बी वेरी वेरी एक स्ट्रिक्ट, साफ, राष्ट्रवाद पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कभी। उस वक्त महाराजा हरि सिंह ने बोला ये 2 कॉन्स्टिट्यूशन 2 फ्लैग्स, ये परेशानी होगी। शेख साहब को 2 के 3 महीने बाद तमाशा करना पड़ा, फिर 75 में फिर तमाशा, क्या हो गया? ये अगर पीस कहीं ना कहीं अगर एक हर्ट हुआ, हार्म हुआ, जम्मू कश्मीर को नुकसान, अब आइसर हुआ तो नुकसान हुआ ना। दिस इज़ ऑल एक वो जो 2 नेशन थ्योरी जिसके विरुद्ध हमारे आपके बुजुर्ग सब लोग लड़े, उसमें वी नेवर वांटेड ए ट्रंकेटेड जम्मू एंड कश्मीर, वी नेवर वांटेड ए ट्रंकेटेड इंडिया। इंडिया मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल, मल्टी एक कुजने, और हर तरीके से इंडिया वाज वन आइडेंटिटी इन इटसेल्फ। ये तो अब मैं नहीं, ये तो सैम डैरेम्पल, मुझे नॉन ऑथर ऑफ द लैंड इंडिया द शैटर्ड लैंड 5 पार्टीशंस, वो तो कह रहे 5 बार आपने इसको काटा है। तो आई थिंक ये एक पार्ट है, डिस्कशन खैर कहीं और चला जाएगा, लेकिन वो 2 नेशन थ्योरी वाले माइंडसेट के विरुद्ध हमने लड़ना था। हम सॉफ्ट ब्लैकमेल में फंस गए, हमें लगा कि शायद कि भारत को ज़्यादा गाली देंगे या वो ये जो सबवर्सिव या पीस के जो दुश्मन है इनके साथ को सॉफ्ट बैटिंग करेंगे तो शायद हमें पब्लिकली हमारा कोई सिंपथी हमारा बनेगा। ये बिल्कुल फ्लॉड एक मैं बोलूँ का अंडरस्टैंडिंग थी, एक पॉलिटिकल पोजीशनिंग थी जिसने जम्मू कश्मीर को कॉस्ट किया, जिससे जम्मू कश्मीर एमर्ज नहीं हो पाया। 90s वॉज द टाइम जब पूरे इंडिया में बूम आया, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हुआ, पूरी दुनिया से लोग आए, लेकिन वी फेल द अपॉर्चुनिटी। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग हम बेंगलोर हैदराबाद से बहुत पीछे रह गए। हम अब आज हमारा रिसोर्स इतना नहीं कि हम अपने मुलाजमीन की तनख्वाह दे पाएँ, एम्प्लॉय, और जम्मू कश्मीर दुनिया, कश्मीर क्या बात कर रहे हैं, कश्मीर, जम्मू, भदरवा, मानसर या श्री माता वैष्णो देवी, अमरनाथ, दे आर नॉट, ये श्राइन्स को सिर्फ जम्मू कश्मीर या इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में इनका नाम है। यहाँ चिरार शरीफ, हजरत बल, तो एक पूरे दुनिया से लोग यहाँ पे फ्लॉक इन करते हैं, लेकिन हम इसको पुश प्रोजेक्ट एक पेंट क्यों ना कर पाए? दिस इज़ दी लीड क्वेश्चन। अब भी मेरा विनम्र निवेदन आपके माध्यम से, और आई लाइक आप जैसे कंस्ट्रक्टिव लोग कंस्ट्रक्टिव जर्नलिज्म करते हैं, इसमें लेट द पीपल ऑफ कश्मीर सीज द अपॉर्चुनिटी, लेट पीपल ऑफ कश्मीर क्रिएट, पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर क्रिएटेड एक ऐसा हम एक प्रेशर ग्रुप की तरह हम काम करें कि कम से कम थिंग्स सेट राइट हो जाए। वी नीड एम्प्लॉयमेंट, वी नीड डेवलपमेंट, वी नीड एक फाइनेंशियल सपोर्ट्स, वी नीड जम्मू कश्मीर टू एमर्ज ऑन द वर्ल्ड स्टेज। उस वक्त भी कश्मीर ऑलरेडी वर्ल्ड स्टेज पे रहा है, वो हम अपनी खोई ग्रेस को पूरा करें और हम इस क्लोजेट से निकल पाएँ, और ये जो नेगेटिव पॉलिटिकिंग शो बिजनेस से हम कम से कम बाहर आएँ। और ये असेंबली अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। मैं बोलूँगा कि पूरे इंडिया में किसी असेंबली की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं जितनी इसकी इंपॉर्टेंस है। इसको हम बड़ी गंभीरता के साथ, सीरियसनेस, कमिटमेंट के, दिस इज सीरियस कमिटमेंट, दिस इज नॉट लाइक कहानी सुनाए, लोरी सुनाए, इधर घुमाएं उधर घुमाएं, भागें छुपें, स्टेज में मैनेज एक बैटल्स करें। दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। जैम कैश व्हीकल्स एक सायादार दरख्त की तरह कई खिदमात लोगों की आसानी के लिए फराहम करता आया है, जैसे नई गाड़ियों को खरीदना, सेकेंड हैंड गाड़ियों की खरीदो फरोख्त, तिजारती गाड़ियाँ भी मैसर होंगी और 2 व्हीलर व्हीकल्स भी दस्तयाब यहीं। आपके लिए गाड़ी चलाना आसान हो, उसके लिए मारुति ड्राइविंग स्कूल की खिदमात, अपनी गाड़ी के लिए जरूरी सामान खरीदना हो या चलते चलते गाड़ी खराब हो जाए और ठीक करानी हो, उसके लिए वर्कशॉप भी यहीं। तशरीफ लाएं जैम कैश व्हीकल्स, हैदरपुरा, श्रीनगर। हमें खिदमत करने का मौका दें। आपने जितने पॉइंट्स किए एक एक करके इन सब पे बात करेंगे क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ओवरऑल अगर देखा जाए बीजेपी या पर्टिकुलरली आपकी बात करें तो यू आर नॉट हैप्पी विद द सेशन, क्योंकि आपने कहा कि मेरे सवालों को रिजेक्ट किया गया और जो
सामने आए भी, उनका वैसा जवाब नहीं मिला जैसा जवाब मिलना चाहिए Exactly. था। अब तकरीबन 2 साल हो गए, 2 बजट सेशन गुजर गए हैं, काफ़ी सेशंस इस सरकार के भी देखने को मिले हैं। ओवरऑल सरकार की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तरफ से सरकार के कई सारे वादे हैं, कुछ ऐसे हैं जो उनका कहना है कि हम फुलफिल कर चुके हैं, कुछ ऐसे हैं जिस पे वो कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। तो पिछले इतने वक्त से जो सरकार जम्मू कश्मीर में चल रही है एज अ मेजर ऑपोजिशन पार्टी जो 29 सीटों के साथ जम्मू कश्मीर में है, वो इस सरकार की परफॉर्मेंस को कैसे देखती है? देखिए, हम तो एक प्रिंसिपल अपोजिशन पार्टी हैं। सरकार को अपोज करना हमारा एक रोल भी कहें और हमारा एक राइट भी है, रोल एज वेल एज राइट। बट ऑन द लाइटर साइड या ऑन ए वेरी कंस्ट्रक्टिव साइड वी ऑल्सो नीड कि सरकार ही डिलीवर करे। ये सरकार लोगों क्षेत्र में तरक्की बहबूदी करे और लोगों की एस्पिरेशंस पे पूरा उतर पाए। बट प्रॉब्लम यह है कि सरकार की एग्जिस्टेंस कहीं दिखाई नहीं दे रहा, सरकार का इम्पैक्ट कहीं दिखाई नहीं दे रहा, और सरकार को सीरियसली ना जम्मू कश्मीर की आवाम ले रही है। इस सरकार को सीरियसली आप देखें, नए जब सरकार बनी, मोदी जी आए या HM आए, तो एक सरकार की तरफ से बड़ा एक सीरियस इनिशिएटिव था। बट द वे दे आर बिहेविंग, मुझे लगता है दिल्ली भी इनको नॉन सीरियसली लेगा, लोग भी यहाँ के नॉन सीरियसली लेंगे, और एडमिनिस्ट्रेशन भी। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। 5-6 साल से आप पूछ रहे थे कि नेगेटिव क्या, 5 अगस्त 2019 का थोड़ा गैप आ गया, और ऑफिसर साहिबान को थोड़ा इलेक्टेड क्लास के साथ काम करने में थोड़ा सा समय लगेगा एक लेवल, लेकिन थिंग्स कैन बी डन। ऐसा नहीं कोई को बहुत बड़ा है, तो ये चीज़ आप लोग भी मानते हैं? हाँ, ये को बहुत बड़ी परेशानी नहीं है। थिंग्स कुड हैव बीन डन। आपको इंस्पायर करना है, आपको उन्हीं को साथ लेके चलना, और काम तो उन्हीं लोगों को करना है। लेकिन कहीं ना कहीं वो एक गैप दिख रहा है, कहीं ना कहीं एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग कहीं दिखाई दे रहा है उसमें। और ऐसी चीज़ें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से की जा रही जो कभी ब्यूरोक्रेसी ने कभी की नहीं यहाँ पे। मुझे लगता है दे आर नॉट एबल टू ब्रिज दैट एक कैज़म जो बन गया हुआ है। अभी तक तो अपने बिजनेस रूल्स भी नहीं बनवा पाए। अब खुद माना कि नहीं, बिजनेस रूल्स हमने गलत बना दिया। अरे भाई, जो हदूद है, जो मैं असेंबली में भी बार बार बोला कि ये असेंबली वो इनेक्ट कर सकती है जिस चीज़ का या जिस मैटर इशू का या जिस सब्जेक्ट का असेंबली के पास दायरा इख्तियार है। तो जिसका दायरा इख्तियार नहीं सरकार के पास, तो ऐसे बिजनेस रूल्स बना के फिर आप तो उस पे तो इनका कहना है कि LG की तरफ से बिजनेस रूल्स आ नहीं रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैंने वह बिजनेस रूल्स बनाए नहीं हैं, ना ही मैंने LG ऑफिस जाके देखे हैं, एग्जामिन किए हुए क्या बनाए क्या नहीं। लेकिन जो एक बज़वर्ड है कि उन्होंने बिजनेस रूल्स में वो वाला आसमान उतार के दे दिया कि जो कभी जो ना रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जिसका कोई एक सोर्स है, कोई सपोर्ट है, ना भारत के संविधान में उसका कहीं सोर्स या कहीं सपोर्ट। इतना डिफिकल्ट क्यों है? क्योंकि रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 तो क्लियर कट बताता है कि सरकार के पास क्या है और LG के पास क्या है। तो इतना वक्त क्यों लग रहा है बिजनेस रूल? बिल्कुल ठीक कहा। एक लाइन में को बता दे कि सब कुछ सरकार के पास है, फाइनेंस इनके पास है। एक लॉ एंड ऑर्डर को छोड़ के सब जम्मू कश्मीर की सरकार के पास है। लेकिन सरकार अपनी कमिटमेंट्स करने में एक कहीं ना कहीं पैसे हैं। लेकिन आज आपने देखा CAG की रिपोर्ट्स जो आई, CAG की रिपोर्ट्स ने किस तरीके से इंडिक्ट किया सरकार को। पैसे खर्च नहीं कर पाए हैं, पैसे की एक कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी तय नहीं कर पाए हैं, एक स्पीड प्रिसिशन ये बता नहीं पाए हैं। और जो लैंग्वेज है उनकी ऑडिटर जनरल की, कंप्लायंस ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट, दोनों में सरकार और सरकार की एजेंसीज फेल रही हैं। ठीक है, कोई DC फेल हुआ, कोई डायरेक्टर फेल हुआ, या इनको कमिश्नर सेक्रेटरी फेल हुआ, अल्टीमेटली सरकार फेल हुई। देखिए, दी डॉगमा ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, सरकार कोलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है हर एक एक्ट के लिए। मान लीजिए लॉ एंड ऑर्डर कहीं फेल हुआ, हम कहते हैं आप उसके जिम्मेवार नहीं। मान लीजिए गांधरबल में कल वो जो एनकाउंटर है, कल को शक के दायरे में कोई समथिंग कम्स आउट, हम उमर सरकार की कोई गलती नहीं है, वो हम बोलेंगे जी ये LG महोदय चूँकि डायरेक्टली इसको कंट्रोल कर रहे हैं, ये LG महोदय इसके लिए जिम्मेवार है, हम बात करेंगे, उसमें कौन सी बात है। लेकिन पॉइंट ये है कि एक्सेप्ट लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो फेलियर CAG ने बार बार जो रिपोर्ट किए हैं, सीक्वेंशियल, सपोर्टेड विद एविडेंस, सपोर्टेड विद फैक्ट, सपोर्टेड विद फाइनेंशियल गाइडलाइंस, सरकार का पता नहीं चल रहा कुछ। तो उस पर ये बात भी कहते हैं ना कि काम नहीं करने दे रहे, काम नहीं करते, अफसर हमारा काम नहीं करते हैं, हमारी फाइल्स को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता। वो तो सरकार और लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर बता सकते हैं। एब्सोल्युटली नॉट। देखें, ये एक स्टोरी इनैक्ट की जा रही है। दिस इज जस्ट ए ड्रामा, एक विक्टिम कार्ड प्ले करना। मैं सिक्योरिटी की बात करूं, एक छोटी सी इंस्टेंस कोट करूंगा। बाकी स्टेट्स में चुनाव था, यहाँ पे असेंबली सेशंस
चल रहा था। एमएलए साहिबान जम्मू में थे, इनके एस्कॉर्ट पर्सनल्स या लाइन में कहीं बैठ के कहीं वो धूप सेक रहे थे, या इनकी वो जो पोस्ट होती हैं घर के आगे पीछे इनकी, वहाँ पे कहीं आराम फरमा रहे थे। इनको बोल के कहा गया, नहीं, इस पे ये कहते हैं बोला नहीं हमें। देखें, दिस इज नो, आई एम नॉट स्पोक्स पर्सन फॉर द सिक्योरिटी और फॉर द पुलिस, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, इनको बताया गया कि 20 से 25 दिन के लिए नेशनल इंटरेस्ट में आपसे सहयोग मांग रहे हैं, कॉपरेशन मांग रहे हैं, तो प्लीज़ कॉपरेट विद अस, आपके बंदों को भेजेंगे और 20 से 25 दिन में वापस आके आपके पास ही आ जाएंगे। अदरवाइज भी एस्कॉर्ट पर्सनल के एमएलए के जो सिक्योरिटी जो उसका हदूद है उसमें आता नहीं। ये तो चलो सिक्योरिटी, एमएलए को तो गाड़ी भी बाहर स्टेट्स में तो कहीं है नहीं, हमारे एमपी को कोई गाड़ी नहीं है। मेंबर पार्लियामेंट हैज़ नो व्हीकल। मेंबर पार्लियामेंट को एक पीएसओ दिल्ली में जाके, हम तो यहाँ स्कॉट भी यूज़ करते हैं, सिर्फ ही गेट्स ओनली वन, एक पब्लिक सिक्योरिटी ऑफिसर हर मेंबर पार्लियामेंट के पास। चलो, वी आर नॉट सेइंग हमने सिक्योरिटी इतना बड़ा हल्ला क्रिएट कर दिया। उस पर कई सारे खदशात है। ये सबसे बड़ा ये है कि अगर सिक्योरिटी की ज़रूरत थी तो सिर्फ कश्मीर के एमएलए से ही सिक्योरिटी विड्रॉ क्यों की? जम्मू के एमएलए भी तो थे ऐसा जो कम वल्नरेबल है। जम्मू के एमएलए के भी एक एक दो लोग लिए गए, मेरे भी लिए गए। हाँ, पूरा मुझे खाली नहीं किया गया, क्योंकि ज़्यादा जो सिक्योरिटीज मूव हुई वो कश्मीर से मूव हुई, क्योंकि ज़्यादा सेंट्रल बेल्ट फोर्सेस कश्मीर में, यहाँ नहीं है, जम्मू में कम है। और आप ही की बात आ गई कि जम्मू से कंपैरेटिवली कूलर एंड ए सेफर एरिया, सेंट्रल बेल्ट फोर्सेस का ज़्यादा प्रोपोंडेरेंस कश्मीर में ही है। तो एक देखते हुए कि सेशन चल रहा है, एमएलए यहाँ पे थे, कुछ 25 बटालियन शायद, जो ऐसा मुझे बताया गया कि उनको आउट ऑफ स्टेट मूव किया गया फॉर चुनाव, फॉर इलेक्शन। उसमें तो उनका कौन सा हल्ला हो गया, वापस आ गई। नहीं, मैं बार बार आपसे यही बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पहले भी अलग अलग रियासतों में इलेक्शन होते हैं। Exactly. तब ऐसा नहीं देखने को मिला। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के दफ्तर से इससे पहले सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं हुई, पीडीपी के दफ्तर से इससे पहले सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं की गई। और इस पे जो एक मेजर पॉइंट कहा गया था कि कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट फॉर्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पे क्लोज असैसिनेशन अटेम्प्ट होता है, और उसके कुछ दिन बाद ही उस दफ्तर से सिक्योरिटी हटा दी जाती है जहां हफ्ते में 3 से 4 बार वो जाते हैं। तो क्या ये एक प्लानिंग नहीं है इस तरीके की, और इसको एक नेगेटिव तरीके से पोर्ट्रे किया? दैट इज द पॉइंट, दे हैव ट्राइड टू पोर्ट्रे द थिंग्स। मुझे बताइए, श्रीनगर में जितने भी पॉलिटिकल लोगों पे जो हमला किया गया, क्या वो प्रोटेक्टेड लोग नहीं थे? क्या दे वर ऑल प्रोटेक्टेड पीपल। लेकिन इवन देन मैं फिर बोलूं कि सिक्योरिटी अपने आप में एक बहुत ही इंट्रिंसिक पार्ट है। सिक्योरिटी तो हर एक को चाहिए, हर पॉलिटिकल वर्कर को तो मस्ट। तो इनकी भी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, इनकी सिक्योरिटी इनके पास ही रहे, 2 ज़्यादा कहते हैं वो भी मिले इनको। लेकिन ये जो उनको बोल के बाहर गए 20-25 दिन के लिए, इतना हल्ला आपने कर दिया उसमें क्रिएट करे, जस्ट टू प्ले विक्टिम कार्ड, माहौल बनाने के लिए। जैसा आपने कहा, ये एक स्ट्रीट स्लोगन बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। हु स्टॉप्स यू? हु स्टॉप्स यू? मैं बार बार असेंबली में भी चीख के बोला, हु स्टॉप्स यू? मैंने पोल्यूशन की बात कही, क्या भारत सरकार ने कहा पोल्यूशन नहीं ठीक करें उधमपुर में? मैंने पब्लिक सर्विस गारंटी की बात की, क्या गवर्नर महोदय नहीं ठीक करने देते? मैंने पंचायती राज एक्ट में अमेंडमेंट की बात करी, क्या गवर्नर महोदय नहीं आपको लाने दे रहे डीडीसी के लिए डिस्क्वालिफिकेशन का ऐसा लॉ? या मैंने एक स्कैंडल की बात की जो जम्मू के एक प्राइम हॉस्पिटल में, खासकर मेडिकल कॉलेज में कैंसर ट्रीटमेंट को लेकर चल रहा, आप लड़ने को आ जाते हैं। बिल्कुल कह रहे हैं, बिल्कुल सच है। हमने इलीगल माइनिंग की बात की तो गलत की, क्या गवर्नर महोदय कह रहे हैं इलीगल माइनिंग मत रोकें? सरकार का, मैंने कहा कि सरकार की क्रेडिबिलिटी अंडर क्वेश्चन है। दो वी वांट दिस, सरकार कोई भी सरकार हो परफॉर्म करना चाहिए। सरकार परफॉर्म करेगी, चीज़ें डिलीवर होंगी। सबसे पहले तो क्षेत्र में एक सेंस ऑफ एक पीस भी आएगी, सेंस ऑफ सिक्योरिटी आएगी, सेंस ऑफ कंटेंटमेंट भी आएगी। और सर्विस डिलीवरी के साथ हम लोग भी इलेक्टेड एमएलएस तो हैं, हमारे क्षेत्रों में भी वो परकुलेट करेंगे नेचुरली। लेकिन अब करेंगे कुछ नहीं, ना अपना करेंगे ना मेरा करेंगे, सिर्फ हवा मचाएंगे। विक्टिम का अपनी शोर तो मचेगा। तो एक भी काम नहीं किया पिछले 2 साल की सरकार। देखें, बाय एंड लार्ज जो मेजर इश्यूज से जो उसको अरेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं रूटीन में काम तो जो रूटीन ऑफिसर साहिबान जो करते हैं उसका तो वो तो चलता है। लेकिन जो बेसिक जो इश्यूज थे, मैं पूछना चाहूँगा इनसे कि डेली वेजेस का इशू, उस पर तो कमिटमेंट है कि इस साल में फेज मैनर में कर लेंगे। कभी नहीं करेंगे, दे विल नॉट डू इट एट एनी कॉस्ट। कोई इतना बड़ा कोई एक तलवार इनके आगे ना टंगे। उसमें पहले भी तो कमेटी बनाई, राठौड़ साहब उसके चेयरमैन थे। व्हाट हैपेंड? नथिंग, दे विल नॉट डू एनीथिंग। दिस वाज ए फेस्टरिंग इशू। यू वर इन द लास्ट गवर्नमेंट, आपके वक्त पे क्यों नहीं हुआ? क्योंकि पीडीपी पे भी यही इल्जाम लगता है कि आप और भारतीय जनता पार्टी। मुझे बताएं, एसआरओ 520 और 21 किसके दौर में आया? बीजेपी पीडीपी। हालांकि वी वर नॉट द पार्टी इन पावर,
सरकार पीडीपी के पास थी, हम जूनियर पार्टनर थे उनके, और 520 और 521 हम लेके आए। इन सबको स्ट्रीमलाइन करना है। इनका जो पे एनहांसमेंट जो हुआ, जो मिनिमम वेज रिवाइज किया गया हमारे दौरान हुआ, इनका जो ऑनलाइन किया गया, चूँकि डाटा किसी के पास नहीं था, जो बायोमेट्रिक की बात, बायोमेट्रिक की हमारे दौरान हो गई। वी वांटेड टू पुट दैम इन दी एक मेन स्ट्रीम। कम से कम कुछ ना कुछ तो बने। 20-20, 30-30 साल से ये लोग काम करी जा रहे हैं और आपने कुछ नहीं किया। जिसको आपने बैकडोर लगाना था वो आपने डीएसपी भी लगाए, एसओ भी लगाए, अंडर सेक्रेटरी भी लगाए, तहसीलदार भी लगाए। तो इनकी बारों की जो बारी आई, इनको भी लगाया इन्होंने, लेकिन अब कुछ तो करें उनका बेचारों का। कैसे चलेंगे? उनके बिना काम कैसे होगा? 30 वर्ष से ये फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, चाहे पानी, बिजली, टूरिज्म, किसी भी डिपार्टमेंट की, किसी भी विभाग की। इनके बिना सरकार सिस्टम अब काम नहीं कर सकता। लेकिन आपका, और बड़ी बेशर्मी से आप कहते हैं, इट्स अनफॉर्चुनेट। जब पूछा गया 24,000 नौकरी आपने बेच दी, कहते वो अलग है, 1 लाख हम अलग देंगे। भाई, माय लीड क्वेश्चन आपके माध्यम से सरकार को, और ये जम्मू कश्मीर के लोगों में मैं ओपन करना चाहता हूँ उसको, डिबेट को। क्या ये 24,000 जम्मू कश्मीर के लोग, जो नौजवान की नौकरी आपने छीनी कि नहीं छीनी? पहले बताएं। आप सर्विस प्रोवाइडर को डायरेक्टली पैसे दे रहे हैं। सर्विस प्रोवाइडर उस एम्प्लॉय को कितने दे रहा है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मेरे क्लैरिटी अभी सामने कुछ भी नहीं क्लियर है। उनको बैंक से पैसे नहीं दिए जा रहे, इनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं, उनको पैसे, इनके पास सर्विस प्रोवाइडर का रिकॉर्ड है। फिर उनका बायोमेट्रिक हो रहा है कि नहीं हो रहा? मान लीजिए 10 लोगों के पैसे सर्विस प्रोवाइडर अगर निकाल रहा है एक पर्टिकुलर ऑफिस में, क्या वो 10 काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके पास नो मैकेनिज्म। इसका मतलब 10 है नहीं। दिस इज अ फ्रॉड। कितना पे किया जा रहा है, रिकॉर्ड में कितना, वहाँ कितना पे जा रहा है, क्योंकि ऑनलाइन पे नहीं कर रहे। थर्डली, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, आज भी आपने देखा गवर्नर महोदय ने 2 मुलाजिम सस्पेंड किए। कौन सरकार टॉलरेट करेगी कि उसके मुलाजमीन, सरकार की तनख्वाह लेने वाले लोग सरकार के विरुद्ध काम करें? अब तय किया था सरकार ने कि विदाउट CID वेरिफिकेशन सरकारी ऑफिस में कोई भी मुलाजिम नहीं बैठे। आपने बिना CID वेरिफिकेशन के लोग बिठा दिए सर्विस प्रोवाइडर्स, सरकारी ऑफिसर्स। क्या उसमें जम्मू कश्मीर के लोग नहीं होंगे, वो 24,000 लोग? देखें, गॉड नोस, आप बिल्कुल ठीक सवाल पूछा आपने। जो बार बार 370 की वापसी के, मैं पूछना चाहता हूँ उस 24,000 में जम्मू कश्मीर के कितने और बाहर के कितने? दैट इज द लीड क्वेश्चन। अभी भी एज पर द लॉज इन फोर्स जम्मू कश्मीर में जम्मू कश्मीर का आदमी ही नौकरी करेगा, लेकिन स्टेट सब्जेक्ट नहीं, जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल। दैट्स वेरी सिंपल। तो क्या वो सारे डोमिसाइल हैं? नो, इट्स एन अनदर लीड क्वेश्चन कि क्या वो 24,000 के 24,000 जम्मू कश्मीर के डोमिसाइल हैं? तो क्यों ना कहें हम सरकार को, सरकार डबल स्टैंडर्ड्स कर रही है, सरकार घुमा रही है, सरकार फैला रही है, सरकार स्टोरियां सुना रही है, लोरियां सुना रही है, डिबेट से बच रही है, विक्टिम कार्ड प्ले कर रही है, नॉन इश्यूज पे लोगों को एंगेज करने की कोशिश कर रही है। दैट्स मोस्ट अनफॉर्चुनेट। लैंड ग्रांट्स बिल पे आपने बात की, उस पर सबसे बड़ा तंज जो किया गया, जो रिमार्क सरकार की तरफ से या ट्रेजरी बेंच की तरफ से आया, वो यही था कि पहले बीजेपी खामोश थी, बीजेपी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी बाहर जाती है, एक ब्रेक लेती है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन जो दूर असम में बैठे हुए हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देते हैं, और फिर भारतीय जनता पार्टी वापस आके हम पे चिल्लाना शुरू करती है। देखिए, ऐसा है कि हर बिल का एक रहता है, प्राइवेट मेंबर बिल्स का एज द प्रैक्टिस रहती है। जैसे ही उठते हैं, सरकार कहती है वी अपोज, फिर मेंबर अपने बिल को एक्सप्लेन करता है। उन्होंने कहा आई सीक द लीव टू इंट्रोड्यूस, उसने कहा वी डोंट अपोज, उन्होंने कहा जो हक में हो पास करें, वोट हो गया, दैट्स इट। एक स्प्लिट सेकंड में कहानी सुना दी। और वैसे भी प्राइवेट मेंबर्स बिल्स में आपको चर्चा करने का स्कोप नहीं रहता, वो सरकार और प्राइवेट मेंबर के बीच में एक इंटरलॉग रहता है। उसके घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे बाद जब मेरा बिल था, सरकार ने माना बिल मेरा अच्छा है, तो मैंने कहा आपका मापदंड क्या है, व्हाट इज़ योर पैरामीटर? आपने एक ऐसे बिल को इनेक्ट कर दी जिस बिल का सिर पैर ही कोई नहीं, जो ChatGPT से निकला हुआ यूजलेस डॉक्यूमेंट है, जिसकी लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी 0 है, जिस पे पहले भारत की संसद और फिर हमारी सुप्रीम कोर्ट एक फैसला सुना चुकी है। यू शुड कम क्लीन। मैंने सवाल पूछा उसके माध्यम से सरकार को। जब इनको सवाल पूछा तो इनको परेशानी होती, कहते हैं असम से डायरेक्शन आती है, कभी कहते हैं नागपुर से आती है, कभी कहते हैं दिल्ली से आती है। अरे भाई छोड़िए, नागपुर भी हमारा, असम भी हमारा, कश्मीर भी हमारा, ऐसी कोई बात नहीं, हम भारत के बाशिंदे हैं। तो चीज़ों को क्लटर करना, मैटर पे मैंने कहा कि डिफ्लेक्ट ना करें डिबेट को, डिबेट पे चर्चा करें। लीगली व्हाट इज द प्रॉब्लम? देखिए, स्टेट की एम्प्लॉयमेंट, नौकरी, और स्टेट की ज़मीन, ये स्टेट का लार्जेस्ट है। ये स्टेट को रेवेन्यू प्रोवाइड करे, मैक्सिमम पैसे सरकार को आए, जिससे सरकार आगे एम्प्लॉयमेंट दे पाए, सड़क, बिजली, पानी दे पाए, सरकार वेलफेयर स्टेट है, वेलफेयर कर पाए। आप कौड़ियों के भाव उसको बेच देंगे, 100 रुपया, 200, 300 रुपये में आप प्राइम ज़मीन
गुलबर्ग और पहलगाम की अपने चेले चमटों को दे दूंगा, सरकार के पास पैसे कहाँ से आएंगे? लूट तो ये हो जाएगी। और 80s 90s में जगमोहन जी ने वो जो बुक लिखा फ्रोजन टर्बुलेंस में, वो इसको कोट करते हैं कि ये ऐसा कानून पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही है। अब 5 अगस्त 2019 को जब वो कानून निकाल के बाहर कर दिया हमारी बुक से, हमारी जो स्टैच्यूट बुक से, आप फिर बाय डिफ़ॉल्ट असेंबली में लाके नया चर्चा लाना चाहते हैं, विच कैन नॉट बी। वेरी सिंपल, जिस पे पार्लियामेंट कानून बना चुका हो जिस सब्जेक्ट पे, उस सब्जेक्ट पे जम्मू कश्मीर कैसे कानून बनाएगा और जम्मू कश्मीर की असेंबली कैसे उस पर डिस्कशन डिबेट करेगी। दूसरा, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को 5 अगस्त 2019 में, जिसमें इट इज़ ए रिपील लॉ, जब उस रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड कर दिया धारा 370 वाले फैसले में, तो आपकी वैलिडिटी क्या है, आपकी लीगल स्टैंडिंग क्या है? फारूक साहब ने रीसेटलमेंट एक्ट पास किया 80s में, वो सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन स्टे कर दिया और उसके बाद नेवर सा द लाइट ऑफ द डे। तो हम ऐसा कानून बनाने, भारत सरकार ने एक बार इंडियन पासपोर्ट एक्ट बनाया था, मेनका गांधी उनके विरुद्ध गई, तो मेनका गांधी ने इंडियन पासपोर्ट एक्ट की एक पर्टिकुलर सेक्शन जो पावर देती थी सरकार को कि आप किसी का भी पासपोर्ट विदाउट गिविंग एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड आप उसे इम्पाउंड कर सकते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट है सेट इट असाइड। तो मेरा मानना है शो बिजनेस भी किया, इस असेंबली की अफादियत, इस असेंबली की डिग्निटी को भी हिट किया, क्योंकि असेंबली में ऐसा नहीं हम हर कुछ जब मर्जी करें हम, और कहीं ना कहीं लोगों के सामने एक नया ड्रामा करने की कोशिश की। लेकिन परेशानी अपनी थी, अपने जो चेले चमटे थे उनकी लीज मुझे लगता है वो लैप्स हो रही थी, और जैसा पब्लिक डोमेन में आप ही लोगों ने लाया कि नीडोज की भी लीज शायद अब खत्म हो गई है, होने वाली है, ऐसी को बात चल रही है। तो अगर ये बिल पास होता है जम्मू कश्मीर की असेंबली में और आप इसका लीगल फ्रेमवर्क में ये कहते हैं कि पार्लियामेंट ने इसे मना किया है, इसके खिलाफ बात की है, 2019 के बाद अब इसकी कोई वैलिडिटी नहीं रहती है, तो अगर ये बिल, लैंड ग्रांट्स बिल पास होता है जम्मू कश्मीर की इस असेंबली के अगले सेशन में, तो क्या उसके बाद भी इसका लीगली कोई फ्रेमवर्क नहीं रहेगा? नथिंग, दिस बिल, ये आइडिया ही, इसका सब्जेक्ट ही, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा एक नॉन एंटिटी है। लीगल लैंग्वेज में कहते हैं नॉन एस्ट इन द आइज ऑफ लॉ, जिसकी एग्जिस्टेंस ही कोई ना हो। तो ये कहानी सुनाने की कोशिश की गई है, अपने चेलो चमटों को सहारा देने की कोशिश की गई, हम आपके लिए लड़ रहे हैं, होगा कुछ नहीं, नथिंग मोर। आसाम की बहुत बात होती है, Why was not leader of opposition in जम्मू कश्मीर असेंबली? देखिए, हर एक पॉलिटिकल कार्यकर्ता ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर तो है, लेकिन एक पार्टी का डिसिप्लिन सोल्जर भी है। सिर्फ एल पे नहीं, हमारे 4-5 विधायक असम में प्रचार प्रसार के लिए गए और उनको वहाँ का कैंपेन का को इंचार्ज बनाया गया था। तो नेचुरली एक जो पहला असेंबली का जो मेन पार्ट्स था, ग्रांट था, उसमें तो वो रहे, लेकिन लास्ट की जो 7 सीटिंग्स थी, 7 सीटिंग्स में शायद वो नहीं रह पाए। तो इवन देन ऐसा कोई नहीं, वो बिल्कुल हम लोग, क्योंकि एक सवालिया निशान उठता है कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, बाकी चले मेंबर्स अगर चले भी जाते हैं, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, तो शुड हैव बीन इन द असेंबली। देखिए, उनकी जगह डिप्टी एलओपीज थे जी, पार्टी के बाकी लोग थे, तो पार्टी की रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल इफेक्टिव की गई है वहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक इट वॉज शीयर कोइंसिडेंस, और एक पॉलिटिकल वर्कर होने के नाते उन्होंने असम में अपनी ड्यूटीज़ को डिस्चार्ज किया। जैसा मुझे पता लगा कि अभी भी आए नहीं है वहाँ से, क्योंकि आज वहाँ पोलिंग चल रहा है जी, तो आज भी कहीं मिडवे कहीं स्टक है वहाँ पे, तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कहीं कर रहे होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। नथिंग लाइक इट, नथिंग टू मेक एन इशू आउट ऑफ इट। ओके, सो यू टॉक्ड अबाउट फेक न्यूज़, दिस इज समथिंग जो मेरे प्रोफेशन से भी मेल खाता है, कंसर्न रखता है। फेक न्यूज़ पे एक कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन देखने को मिला, काफ़ी कम ऐसे टॉपिक थे जिस पे किसी ने लड़ाई झगड़ा नहीं किया और उस पर कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ, उसमें फेक न्यूज़ एक था, और सबका कहीं ना कहीं कंसर्न था कि इसे किसी तरीके से कर्व किया जाए। तो फेक न्यूज़ सिर्फ एक पार्ट है, लेकिन मीडिया के लिए कोई पॉलिसी, मीडिया के लिए कोई ऐसी चीज़ जो उन्हें सेफ्टी और सिक्योरिटी भी दे, जो उनके प्रोफेशन को पामाल भी ना होने दे, उसे डिग्रेड भी ना होने दे, क्या उसके लिए कभी कुछ सोचा गया है, कभी उसके लिए कुछ काम किया जाएगा? देखिए, मेरा मानना है कि सबसे पहले जम्मू कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट तो यहाँ रहा है, ट्रबल भी रहा है, और मीडिया ने जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ अपना काम ना सिर्फ जम्मू कश्मीर या इंडिया, पूरी वर्ल्ड को पिक्चर दिखाने की कोशिश की है, दे रियली डिजर्व ए पैट ऑफ एप्रिसिएशन। और सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है, मैं उस दिन भी बात कर रहा था कि सोशल सिक्योरिटी, मैंने कहा जब हम ये पॉलिसी बनाएंगे आपको भी, मीडिया को भी ऑन बोर्ड लें, और सोशल सिक्योरिटी, मैं सिक्योरिटी से आगे बढ़ूँगा, सामाजिक एक सुरक्षा एक जर्नलिस्ट के लिए, जब काम छोड़ेगा तो उसके बाद क्या, हाँ काम के दौरान उसको डेथ हो गई,
नुकसान हो गया, उसको बीमारी लग गई, उसमें क्या सुरक्षा है उसकी? तो सर, बिकॉज वी आर ए वेलफेयर स्टेट, इस पर हम सबको चर्चा करनी चाहिए। और जो मेन इशू आपने कहा फेक न्यूज़, देखिए फेक न्यूज़ इज़ ए मेलेडी सोसाइटी के लिए, सरकार के लिए, इस्टेब्लिशमेंट के लिए, सिस्टम के लिए। और ये कहीं ना कहीं हमारी, जैसे राइट टू इंफॉर्मेशन इज़ ए फंडामेंटल राइट, राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन, दिस इटसेल्फ ए राइट। तो कई बार जब तक सच सामने आता है तब तक ये फेक न्यूज़ इतना डैमेज कर गई होती है कि उसको वो इर्रिवर्सिबल रहता है। एक आदमी का रेपुटेशन उड़ गया होता है, या जो कॉज को डैमेज करना है वो हो गया होता है। तो इसलिए हम लोग थोड़ा कंस्ट्रक्टिव तरीके से इस कन्फ्लिक्ट वाले एक पोर्शन में जहाँ हमेशा कन्फ्लिक्ट रहा है, इसमें हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें। मेरा मानना था मेन स्ट्रीम जर्नलिस्ट्स, उनके अलावा जो ऐसे लोग हैं जो भी कहीं रिकॉग्नाइज्ड या जिनकी कहीं रजिस्ट्रेशन नहीं है, वो लोग, और मैं तो कहता था एक स्टेप आगे इन्फ्लुएंसर्स भी, वो भी तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। लेकिन एक लेवल ऑफ डूज एंड डू नॉट्स हो। ऐसा भी नहीं कि सरकार उस डूज और डू नॉट्स के नाम पे हर एक को ब्लैकमेल करती फिरे, हर एक को डराती धमकाती फिरे कि तुम खबर लगाओगे तो तुम्हें मैं फलाने कानून के तहत तुम्हें हिट करूंगा। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ प्रेस, ये अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है एक हेल्दी डेमोक्रेसीज के लिए फंक्शन करने के लिए। तो एक बैलेंस कहीं ना कहीं बना रहे, इस बैलेंस को फाइन ट्यून करने के लिए एक इफेक्टिव सिस्टम, जैसे आपने कहा मीडिया पॉलिसी के नाम पे आए, सोशल सिक्योरिटी मीडिया महोदय को मिले। मुझे लगता है सरकार तो घुमा और फिरा दी, लेकिन स्पीकर महोदय ने डायरेक्ट किया कि आप इसमें एक नया एक मॉड्यूल एक लेके पब्लिक डोमेन में लाएंगे और असेंबली में लाएंगे। जब भी वो बनता है तो आपके माध्यम से भी मैं आपके मीडिया के मित्रों को भी ज़रा एक जो मैसेज देना चाहता हूँ कि हम आपके कंट्रीब्यूशन का भी रिगार्ड करते हैं और आपके राइट्स के लिए, और आपका अनड्यू विक्टिमाइजेशन ना हो। आप सरकार एक सेंसर बन के डंडा लेके आपके ऊपर नहीं बैठ जाए जहाँ आपको काम ही ना करा, आपको फ्रीडम ही ना मिल पाए। तो मैं इसी में, आपने देखा होगा यूएसए में भी यही विषय रहा, वो ट्रम्प भी ऐसे डंडा लेके बता रहे हैं उनको मीडिया को डरा धमका रहे हैं, जो कि मीडिया लाइन पे नहीं चला। तो उस एक एनार्की वाली स्टेट की ओर कम से कम हम लोग ना चलें। तो ये मुझे लगता है एक बहुत एक ज्वलंत विषय है। मीडिया को भी, ये सिर्फ मैंने कहा समाज, सोसाइटी, सरकार या सिस्टम नहीं, मीडिया के लिए भी मोस्ट इंपरेटिव है। वो फ्री एंड फेयर तभी काम कर सकते हैं जब कम से कम हम फेक न्यूज़ पे एक पॉलिसी और मीडिया की पॉलिसी ले पाए। तो हर एक के इंटरेस्ट में मुझे लगता है ऐसा मॉड्यूल, ऐसा एक फ्रेमवर्क, ऐसा एक सेट गाइडलाइंस हम जल्द ही बनाने में कामयाब होंगे और उसका पार्ट रहेंगे। और फिर कहूँ आप मित्रों को भी इन्वॉल्व करेंगे उसकी डिस्कशन, उसकी डिलिब्रेशन। बिल्कुल। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मीडिया के रिलेटेड है वो है डायरेक्टर ऑफ इंफॉर्मेशन पब्लिक रिलेशन की तरफ से जो एडवर्टाइजिंग आती है। इस बार भी और पिछले सेशन में भी हमने देखा कि कई सारे एमएलएज ने उस पर बात की कि कुछ ऐसे अखबार हैं, कुछ ऐसी वीकलीज़ हैं, कुछ ऐसे डेलीज़ हैं जिन्हें एड्स मिलते हैं, लाखों रुपए उनके पास आते हैं, लेकिन उनकी सर्कुलेशन की जब बात करते हैं वो काफ़ी कम है, उन्हें लोग जानते भी नहीं, उनका नाम भी शायद किसी ने नहीं सुना हो। तो किस बेसिस पे वो ऐड दिए जाते हैं? क्या इसमें भी नेपोटिज्म है? क्या इसमें भी फेवरेटिज्म है? बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार के ऊपर। ऐड कहीं ना कहीं सरकार का मीडियम तो है ही है अपनी पॉलिसीज़ एक पॉपुलराइज करने का, लेकिन ऐड कहीं ना कहीं सपोर्ट भी है। चूँकि न्यूज़पेपर्स या जो बाकी जो चैनल्स यहाँ काम करते हैं इतना अर्निंग नहीं कर पाते, तो कहीं ना कहीं इस ऐड के माध्यम से उनके मुलाजमीन को एक डेली एक सब्सिस्टेंस भी और सोशल सिक्योरिटी का भी अपने आप में एक बहुत बड़ा माध्यम बनता है। तो ऐसे न्यूज़पेपर या ऐसे चैनल्स जिनकी पब्लिक में एक एग्जिस्टेंस ही बड़ी कम है, तो उसको अपने एड्स दे के अपने फेवरेट चैनल करके अपनी स्टोरी सुनाना और बाकियों को घुमाना और फिराना वाकई चिंता का विषय है। और मुझे लगता है इसको भी एक नेट में ला के ये एक फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कम से कम की जाए, इंफॉर्मेशन विभाग भी शक के दायरे से बाहर निकले और इस फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की जो हम बात कर रहे हैं, मीडिया एडवर्टीजमेंट भी उस दायरा अख्तियार में, उस सर्कमस्क्राइब में आ पाएँ। ये मुझे लगता है हम सब का कंसर्न भी है और ये नीड ऑफ द ऑवर भी है। हम मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं क्योंकि आपने एडवर्टाइजमेंट और पैसों को एक साथ जोड़ा। जब मिनिमम वेज एक्ट की बात करते हैं, ये एक ऐसा कानून है जो मुल्क भर में है और कहा गया है स्किल्ड हो अनस्किल्ड हो उस हिसाब से उन्हें एक डेली के बेसिस पे पैसे फिक्स किए गए हैं, रेट फिक्स की गई है। लेकिन जब आप इस फेटर्निटी को देखेंगे, अगर आप इस फेटर्निटी के साथ क्लोजली कंटैक्ट में आएंगे तो शायद मिनिमम वेज एक्ट को भी फॉलो नहीं किया जाता है। एक तरफ आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी की बात करते हैं, वहीं फोर्थ पिलर इसे कहा जाता है डेमोक्रेसी में, तो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इनका है, एक इम्पॉर्टेंट रोल इनका है। लेकिन
चंद कुछ लोगों को छोड़ के मिनिमम वेज एक्ट भी यहाँ फॉलो नहीं होता। ठीक कह रहे हैं आप। मिनिमम वेजेस एक्ट पे भी मेरा सवाल था, पर सरकार ने चर्चा नहीं किया। एक तो हम 2022 के बाद हम मिनिमम वेज रिवाइज नहीं कर पाए, बहुत बड़ा सवालिया निशाना सरकार को भी 2 साल हो गए। 2022 के बाद क्या डेडलेस अनाउंस बढ़ा कि नहीं बढ़ा? फिर उसमें ऑटोमेटिक अपडेशन का भी पार्ट है इस मिनिमम वेज की, जहाँ रिवीजन की मैं बात कर रहा हूँ। जो मान लीजिए अनस्किल्ड है, वो विद द पैसेज ऑफ टाइम सेमी स्किल्ड तो हो ही जाता है जब एक काम कर रहा है 3 साल 4 साल से, और जो सेमी स्किल्ड है वो स्किल्ड हो जाता है 3 साल में। और भारत सरकार ने इसके बारे में पॉलिसी बनाई। हम चाहते थे जम्मू कश्मीर भी उस पॉलिसी को इनैक्ट करे, लेकिन ये करने को तैयार नहीं थे उसमें। और मिनिमम वेज एक्ट एक एम्बार्गो है सरकार के लिए। आप अपनी दुकान में, अपने इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में आप कोई भी मुलाजिम को मिनिमम वेज से कम पे नहीं करेंगे, लेकिन सरकार खुद RETs, REZ, हालांकि वो लेबर इंडस्ट्रियल वर्कमैन की डेफिनेशन में आए ना आए, सरकार खुद ही मिनिमम वेजेस एक्ट का दिन दहाड़े उल्लंघन कर रही है, तार कर रही है मिनिमम वेजेस एक्ट को। और एक जो सोशलिस्टिक जो पैटर्न, चूँकि सोशलिस्ट एक आइडियाज़ हमारे रिपब्लिक में थे, एक सोशलिस्ट मॉड्यूल हमारे रिपब्लिक का, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फंडामेंटल फीचर था, लेकिन उस फीचर से सरकार निकल गए। मैंने कहा कि चंद चेलो चमटों से निकल के सरकार आम आदमी तक पहुँच, रीच आउट बनाने में सरकार अपने आप में फेल हुई है। और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है सरकार पे, जो मिनिमम वेजेस एक्ट को तार करते हुए सरकार अभी तक उसके ऊपर बैठी। असेंबली में हीटेड डिस्कशंस भी देखे इस बार पठानिया साहब, लेकिन एक ऐसी चीज़ थी जिस पे सारे लोग इत्तेफाक कर रहे थे, वो थी MLAs के पैसे, MLAs की सैलरी, MLAs की रेम्यूनरेशन। अगर हम इस तरीके से कहें, जावेद बेग साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, आपने भी उस पर यही बात कही कि जब मैं बतौर वकील काम करता था तो इससे कई ज़्यादा पैसे कमा लेता था। तो MLAs का पैसा और जो MLAs की सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, वो बाहर काफ़ी डिस्कस होती है, मीडिया के थ्रू डिस्कस होती है, लोगों के बीच डिस्कस होती है। वो 1.5 लाख से 3 लाख कब हुआ इसका भी कुछ पता नहीं चला, और वो 3 लाख बड़ा आम है, और आज के वक्त में भी लोग यही समझते हैं कि आपके पास 3 लाख रुपए महीने आते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। इसका आधा कहीं ना कहीं आपको मिलता है, आधा भी नहीं मिलता है, और तेल का खर्चा भी देना पड़ता है, वो एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो क्यों ऐसा डिस्कशन करने की ज़रूरत पड़ रही है, जहां एक MLA को पैसे मांगने पड़ रहे हैं असेंबली में, उसके लिए बिल लाना पड़ता है, उसके लिए डिस्कशन करना पड़ता है? देखिए, मैंने असेंबली में भी समय थोड़ा था, लेकिन मैं फिर क्लैरिफाई करूँ। मैंने पहले तो बात नोटिफाई की कि हम सभी लोग पैसे के लिए विधायक नहीं हैं, और फिर अपने पॉइंट को एनफोर्स करूँगा। वाइल बीइंग ए लॉयर, एक MLA की तनख्वाह से मैनी टाइम्स मोर आई यूज टू अर्न, लेकिन आई एम नॉट हियर टू अर्न। मैंने असेंबली में भी कहा कि कमाई करने के लिए मैं लोगों का प्रतिनिधि नहीं बना हूँ, लोगों की आवाज़ रख सकता हूँ, किसी का कुछ कर सकता हूँ, किसी के इनजस्टिस का अजाला कर सकता हूँ। सबसे बड़ी खिदमत है खलक ऊपर वाले ने जो एक, और जिसे संस्कृत में हम कहें कि सेवा परमो धर्म, जिस बार बार कहा, तो सेवा करने का मौका मिला, हमें इसे यूटिलाइज करना चाहिए। एक पॉइंट है, मैंने सबको उल्टा बोला कि इसको डिस्कशन का चर्चा मत बनाएं। फर्स्ट, हमारा कहने का सबका मकसद यही था। दूसरा, मैंने पिछली बार भी जब पे हाइक मेरे दौरान ही हो, मैं वहाँ भी ले गया सबको, मैंने उस वक्त भी पे हाइक के विरुद्ध बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, वी कैन नॉट बी जज ऑफ आवर ओन काज। हम खुद अपनी तनख्वाह बढ़ाएं, कितनी बुरी बात है। पार्लियामेंट में सोमनाथ चटर्जी जब स्पीकर थे, उन्होंने इस प्रैक्टिस को बंद कर दिया। एक ऑटोमेटिक अपडेशन है, जब DAVA बढ़ता है, ठीक है, एक MLAs के भी एक प्रैक्टिकल एक डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, गाड़ी में तेल डालना, लोगों के साथ बैठना, लोगों के साथ चलना, इलाके में जाना आना, मीटिंग्स अटेंड करना, तो वो उस अपडेशन वाले मॉडल है। जब हम बार बार अपनी बात करें, और ये मार्केट में 65,000 तनख्वाह आज की डेट में एक MLA को मिलती है, 65,000। और मैंने कहा ये सैलरी शब्द भी गलत है, सैलरी तो मुलाजिम को मिलती है, वी आर नॉट मुलाजिम्स, वी आर पीपल्स इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। ठीक है, सरकार एक मानदेय, एक ऑनरियम, एक सपोर्ट हमें करती है, दैट्स वन पार्ट। पंच को मिलती है, सरपंच को मिलती है, DDCs को मिलती है, BDCs को मिलती है, हर किसी को मिलता है एक ऑनरियम के तौर पर। वो तनख्वाह नहीं है क्या, वो उसके टैलेंट का या उसके कंट्रीब्यूशन को कभी पैसों में तोल नहीं सकते। एक पर्टिकुलर एक सपोर्ट है सरकार की ओर से थोड़ा सा। हाँ, 65 से ऊपर जो मिलता है वो अलाउंस वाउंस, कंप्यूटर, TV, तेल वेल का कुछ वो मिलता होगा। तो पॉइंट 1, वी आर नॉट हेयर फॉर सैलरी, कमाने के लिए हम लोग नहीं हैं। पॉइंट नंबर 2, हम अपनी सैलरी खुद ना बढ़ाएं। पॉइंट नंबर 3, सैलरी कभी
विधायकों की कभी बढ़ी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। एंड बेसिक पॉइंट नंबर 4, सरकार ने जो अगर विधानसभा में जब अगर कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपना एक रिकमेंडेशन दिया, फिर उस रिकमेंडेशन को काटना, उस रिकमेंडेशन पर चर्चा करना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक इंस्टीट्यूशन के इंडिपेंडेंस के साथ इंटरफेरेंस है। मैंने आपको एग्जांपल भी साइट किया, मैं फिर कोट करूंगा कि जजेस का पे रिवीजन बिल मेरे पिछले वाला वाज एन एमएलए इन द लास्ट असेंबली सेशन, तो लास्ट असेंबली में तो मैंने उसका विरोध किया। समबडी वेरी लीडिंग ल्यूमिनरी मुजफ्फर बेग साहब, आई हैड ए टेलीकॉन विद हिम, और उन्होंने कहा कि दिस अमाउंट्स टू इंटरफेयरिंग विद एन इंस्टीट्यूशन। किसी इंस्टीट्यूशन ने अपना एक सोच समझ के अगर प्रपोजल बनाया है, आपका मतलब नहीं आप विधायक को आपको पास करना, हर एक जगह वो पूरे दोगे। मुझे उनकी बात बिल्कुल दिल को लगी। तो सेम इज द केस, लेजिस्लेचर इटसेल्फ इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज इंडिपेंडेंट इन इटसेल्फ। हमारे एक विधायक पिछले दिनों कुछ विधायकों की टीम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास चली गई, असेंबली की समिति। मैंने पूरा विरोध किया उसका, मैं सॉरी, यू कुड हैव कॉल्ड द चीफ मिनिस्टर टू द असेंबली। सीएम साहब के पास इंडिविजुअली आप जाएं, अपने इलाके की डेवलपमेंट्स करें। एक हाउस का लीडर है वो, इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर, इंस्टीट्यूशन है, बट विधानसभा की कमेटी उनके पास चला जाए। दिस अमाउंट्स टू अंडरमाइनिंग द इंडिपेंडेंस एंड द सैंक्टिटी ऑफ एन इंस्टीट्यूशन। आप इंस्टीट्यूशन को ऐसे सब्सक्राइब एक सबड्यू नहीं कर सकते, आप इंस्टीट्यूशन को, उसको डिमीन नहीं कर सकते, उसको डिप्रिकेट नहीं कर सकते उसमें। तो ये कुछ खदशात के साथ मैं फिर आपके माध्यम से क्लिप कर दूंगा। थोड़ा सा जो सबकी थोड़ी पेन थी, जो मन की पीड़ा थी कि कुछ लोगों ने इररिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करके 3 लाख ऐसा बढ़ा के आपको दिहाड़ी नहीं मिली, इसको तनख्वाह मिल गया। सर दिस इज नॉट। तो बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? क्योंकि इसमें जावेद बेग साहब का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। उन्होंने कहा कि अगर इस लॉजिक से चलते हैं कि हम यहाँ पैसे के लिए नहीं है बिल्कुल भी, तो शायद वो शख्स जिसके पास फाइनेंशियल उतना सपोर्ट नहीं है, वो कभी लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बन ही नहीं पाएगा, वो सोच भी नहीं सकता। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फिर पॉलिटिक्स अगर हम इस पॉइंट को छोड़ दें कि पैसे वाली कंसिडरेशन ही कोई नहीं, तो फिर वही आदमी इलेक्ट हो पाएगा जिसके पास अपना करोड़ों अरबों रुपए, और वो गरीब आदमी जो कहते हैं ना लास्ट मैन दी लास्ट स्ट्रॉ, वो कभी सोच ही नहीं पाएगा कि मैं कभी विधायक बनूंगा। वो कहता है विधायक बनूंगा तो भूखा मरूंगा, यहाँ मैं अपना परिवार नहीं आगे ले पाऊंगा उसमें। तो वो एक पार्ट है उसमें। ये 3-4 राइडर्स थे मेरे, राइडर्स से हम निकले, और मुझे लगता है ये काफ़ी चीज़ें मैंने विधानसभा में भी एक्सप्लेन की, आपके साथ भी एक्सप्लेन की, कि हम पार्लियामेंट के मॉडल पे इसको ले जाएं, हम इस पर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म करें, हम लेजिस्लेचर की इंडिपेंडेंस को हम लोग कायम रख पाएँ, और हर एक गरीब से गरीब आदमी भी विधायक बनने में, विधायक सिर्फ बनना एक पार्ट है, विधायक बन के फ्री एंड फेयरली अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज करना वो दूसरा पार्ट है, दैट इज द सेकंड इशू। तो और इस चैलेंजिंग एक प्रांत में जो अपने आप में कॉन्फ्लिक्ट रिडन रहा है, जो ट्रबल टोन रहा है, जिसमें टर्बुलेंस रही है, तो इसमें अपनी एक ड्यूटीज डिस्चार्ज करना, इसमें मेन स्ट्रीम में लोगों को इन्वॉल्व करके रखना, इस्टेब्लिशमेंट में लोगों का यकीन बना रहे, लोगों की भारत सरकार की पॉलिसीज प्रोग्राम और उनका जो आइडिया लोगों तक जा पाए। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का बड़ा रोल रहता है। रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें हम सभी, आपको नहीं कह रहा, हम अपने आप को भी कह रहा हूँ, और हर एक इंस्टीट्यूशन में रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे, और एग्जीक्यूटिव भी रिस्पॉन्सिबली बिहेव करे। बिल्कुल। ज़रा सा पीछे जाते हैं पठानिया साहब। अब इम्पॉर्टेंट आता है 2024 का इलेक्शन, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने पिछली बार से भी 4 सीटें ज़्यादा जीती। अच्छा। और वोटिंग परसेंटेज के हिसाब से देखें तो तकरीबन 29% वोट शेयर शायद भारतीय जनता पार्टी के हक में आया है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार जम्मू में ही कन्फाइंड क्यों रही? एक वक्त था कि भारतीय जनता पार्टी एक सीट सिर्फ जम्मू शहर में एक आध सीट और एक आध कहीं जम्मू से बाहर कहीं लेती थी। पहली तो नगरोटा की सीट थी। आज भारतीय जनता पार्टी जम्मू में, कश्मीर में, राजौरी में, पुंछ में हर जगह अपना एग्जिस्टेंस दिखाती है। भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे 2 DDCs आपने देखा इस बार कश्मीर में जीत के आए। लगातार पिछले 3, 4, 5 चुनाव से 3 पार्लियामेंट चुनाव और 2 विधानसभा चुनाव, BDC चुनाव, DDC चुनाव, भारतीय जनता पार्टी थी सिंगल लार्जेस्ट वोट शेयर की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। मुझे लगता है कि कश्मीर में एक माहौल, एक इकोसिस्टम 5 अगस्त 2019 के बाद एक नेगेटिव कैंपेन किया करना एक बनाने में अपोजिशन पार्टीज़ कामयाब हो गई। हम थोड़ा उसे कट ना कर पाए, और बस ऐसा होगा, हम 10 दिन में ये करेंगे, 15 दिन में ये करेंगे, 20 दिन में आज ये एक्सपोज हो गए। और इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। जम्मू वर्सेस कश्मीर
और एक पोलराइज्ड माहौल में ये चुनाव हुआ। इस पोलराइज्ड चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक केक वॉक मिला है और उसके बहुत से ऐसे जो पर्टिकुलर एरियाज़ थे जहाँ पर वो बहुत वीक थी, लेकिन उसको उस सपोर्ट में, इस माहौल में, इस इकोसिस्टम में ये एक लॉटरी इनको मिल गई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हैज़ ट्रेवल्ड अलॉन्ग 1 से 11 और 11 से 25, 25 से 29 और वो ऊपर वाले की मर्जी से इंशाल्लाह भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द सरकार बनाएगी। 370 हटाया गया और भारतीय जनता पार्टी इसके फेवर में थी। उनके मैनिफेस्टो में तब से था जब से भारतीय जनता पार्टी बनी है और सब लोगों को ये मालूम था कि भारतीय जनता पार्टी आज नहीं तो कल ये चीज़ करेगी, क्योंकि वो हमेशा से इसकी बात करते आ रहे हैं। लेकिन जब 370 हटा, जम्मू कश्मीर में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट माहौल हुआ। उससे कुछ वक्त पहले, साल भर पहले सरकार गिरा दी गई, उसके बाद 370 हटाया गया और फिर आप हों या भारतीय जनता पार्टी के जितने लीडर्स हो, उन्होंने इसे इस तरीके से पोर्ट्रे किया, पेश किया कि अब जम्मू कश्मीर के हालात बदल गए हैं, जम्मू कश्मीर में ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सिचुएशन है और शायद आने वाले वक्त में अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगी। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी का चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर में नहीं है? देखिए, मैंने कहा कि डिस्पाइट ऑल ऑफ बेस्ट एफर्ट्स, इंटरवीनिंग पीरियड था भारत सरकार की ओर से, अनलिमिटेड पुश जम्मू कश्मीर में आया और उस अनलिमिटेड पुश में जम्मू कश्मीर में बाकी लोगों को, लेकिन थोड़ा सा चूँकि ब्यूरोक्रेट्स की आउटरीच इतनी थी नहीं, थोड़ा लोगों के साथ रीच आउट इतना था नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ पोलराइज करने में माहौल को कामयाब रही। अपना जो यूटोपियन एजेंडा था, कहानी है, स्टोरी टेलिंग, जो वो करते आए वो फिर उनका कामयाब हुआ। 1 लाख नौकरी देंगे, मुफ्त सिलेंडर देंगे, मुफ्त राइड देंगे, 370 वापस लाएंगे। कौन कौन सी कहानियाँ उन्होंने लोगों को सुनाई जो वो डेली वेजर पक्का करेंगे, जिसको वो कभी भी पूरा नहीं कर पाएंगे। कहीं ना कहीं लोग उनके ट्रैप में आ गए। लेकिन मुझे लगता है आने वाले दिनों में नेशनल कॉन्फ्रेंस और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक टफ एक समय है। भारतीय जनता पार्टी विच हैज़ ऑलवेज स्टूड बाई वट एवर इट सेज, वट एवर इट कमिट्स, भारतीय जनता पार्टी एक ओनली ऑल्टरनेटिव है कि पूरे कंट्री में अगर बीजेपी आ रही है तो डबल इंजन की सरकार जम्मू कश्मीर में भी बने। इसी डबल इंजन की सरकार के लिए मैं पूरी उम्मीद के साथ और पूरी अदब, पूरी एहतराम, विद ऑल ह्यूमिलिटी एट माई कमान, मेरे जम्मू कश्मीर के लोगों से बहुत तवक्का है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री होगा। आने वाले दिनों में या अगले इलेक्शन में कि सरकार गिराने की कुछ विचार चल रहे हैं? हम वी डोंट बिलीव इन डिस्टेबलाइज एनीथिंग। अपने दम पे सरकार गिरती है तो बात कुछ हो रहा है, क्योंकि सरकार अपने आप में एक हेल ऑफ कॉन्ट्रोडिक्शंस है। उनके मिनिस्टर्स कहीं हैं, एमएलएज कहीं हैं, विधानसभा में भी अगर उसकी भी कार्रवाई भी अगर आप देखें, वहाँ भी सेम पेज पे वो दिखाई नहीं दे रहे। बार बार कई एक्सपोजर आपने देखे मीडिया गैलरी में बैठ के, तो वो एक पार्ट है। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। व्हाट इज द स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी की कश्मीर में अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने की? जम्मू में तो विद द पैसेज ऑफ टाइम स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है, जम्मू प्रोविंस में स्ट्रॉन्ग होती दिखाई दे रही है इस बार। लेकिन पुंछ रजौरी से वैसी परफॉर्मेंस आपकी नहीं आई। शायद एक सीट आप कालाकोट की जीते हैं, बाकी सारी सीट्स भारतीय जनता पार्टी हार गई। और चुनाव में भी कुछ सीटें आप जीते, कुछ सीटें आप चुनाव रीजन से भी हारे हैं। लेकिन कश्मीर में गुरेज में हमने देखा एक बहुत अच्छा कंपटीशन भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने दिया है, लेकिन ओवरऑल वोट शेयर उतना नहीं ले पाए जितना शायद एक्सपेक्टेशंस थी जी। सो व्हाट विल बी द स्ट्रैटेजी कश्मीर में स्ट्रॉन्ग करने की भारतीय जनता पार्टी? पीस, शांति, डेवलपमेंट, और जो हमारा मॉडल है कश्मीर के लिए, कश्मीरियत, जमहूरियत और इंसानियत के साथ कश्मीर में लोगों के पास जाएंगे, उनके बेसिक इश्यूज रिड्रेस कर पाएँ, कश्मीर को एक मॉडल दे पाएँ जो अगले 100 ईयर्स कश्मीर के लिए एक विजन, एक पिक्चर, जो कश्मीर के लोगों को लगे कि वाकई ये कश्मीर की बात की जा रही है, कश्मीर के विकास की बात की जा रही है, कश्मीर में एम्प्लॉयमेंट की बात की जा रही है। तो दिस इज़ आवर दी ओनली मोटो एंड दी ओनली डिज़ाइन एंड दी वे फॉरवर्ड। हम इस वे फॉरवर्ड में बड़ी मुस्तैदी के साथ लगें, इसे आगे बढ़ाएं। और मैं फिर कहूँगा कि जम्मू में भी भारतीय जनता पार्टी और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी के मैंडेट पे विधायक लोग जीत के आए। हमने अगर 1 से 11 या 11 से 25 और 25 से 29 का सफ़र अगर तय किया है तो 45 का सफ़र भी ज़्यादा दूर नहीं है।
वो 45 का सफ़र भी हम तय करेंगे और सरकार बनाएंगे। तो आपका दावा है कि जब अगली सरकार जो भी होगी वो आपकी अकेले की होगी? एग्जैक्टली, भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे जम्मू कश्मीर में सरकार बनाएगी। एक तरफ आप यूनिटी की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर को एक साथ लेने की बात करते हैं, जम्मू वर्सेस कश्मीर के खिलाफ अभी आपने कहा कि जम्मू वर्सेस कश्मीर किया गया, हम उसके खिलाफ हैं, लेकिन वहीं आपके एक एमएलए ने पिछली बार असेंबली में फ्लोर ऑफ द हाउस में कहा कि कश्मीरी लोग लैंड ग्रैबर्स हैं, उन्होंने ज़मीनें हड़पी हैं, ज़मीनें खाई हैं, जिस पे काफ़ी प्रोटेस्ट भी देखने को मिला। तो क्या ऐसी बात करने के बाद आप समझते हैं कि कश्मीरी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ चलेंगे? विक्रम रंधावा जी हमारे माननीय विधायक हैं, मैं नाम भी ले लूँ। एक अलग कॉन्टेक्स्ट में, एक अलग माहौल में, एक अलग इकोसिस्टम में, एक अलग परिपेक्ष में, कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने वो कमेंट किया था। इट वॉज नेवर मेंट, कभी नहीं उन्होंने कहा, मैं भी उस वक्त हाउस में था, कि सारे के सारे कश्मीरी लैंड ग्रैबर्स हैं। लैंड ग्रैबर से लैंड ग्रैबर कश्मीरी हो, जम्मू का हो, डोगरा हो, गुजर हो या पहाड़ी हो। लेकिन फिर भी जो वर्शन देने की कोशिश की गई उसको भारतीय जनता पार्टी ने डिसाउंड किया और खुद भी विक्रम रंधावा जी ने दूसरे दिन उसको रिट्रैक्ट किया। तो मुझे लगता नहीं अब ज़्यादा विषय बनाने की ज़रूरत है उसमें। इट इज़ अ सेटल्ड इशू, वी नेवर सब्सक्राइब टू दैट। यू नेवर सब्सक्राइब टू दैट। अच्छा पठानिया साहब, एक बहुत बड़ा इशू जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का है। अगर सरकार आज के वक्त में 1 लाख सरकारी नौकरियां दे भी देती, हम मान लेते हैं कि ये सरकारी नौकरियां मिल भी गई, लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो देखते हैं, हम शायद मुल्क में, पूरी कंट्री में दूसरे नंबर पे आते हैं। एक ऐसा नंबर जो शायद इससे पहले कभी देखने को नहीं मिलता। तो 1 लाख नौकरियां मिल भी जाती है, फिर भी एक बड़ा चंक जम्मू कश्मीर के नौजवानों का अनएम्प्लॉयड रहता है। क्या कोई ऐसा तरीका है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों को एंगेज किया जाए, उन्हें नौकरियां दी जाए, कुछ ऐसा रोड मैप बनाया जाए, न सिर्फ बीजेपी की तरफ से, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, पीडीपी की तरफ से, सब लोग एक प्लेटफॉर्म पे आके, क्योंकि ओवरऑल अगर देखें तो ये जम्मू कश्मीर का कलेक्टिव इशू है, जहां जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार। ठीक कह रहे हैं आप, जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा विषय अनएम्प्लॉयमेंट ही है। बहुत बड़ा टूरिज्म पोटेंशियल है हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी है। अब भारत सरकार ने शांति स्कीम के तहत न्यूक्लियर एनर्जी को भी इंट्रोड्यूस किया है, डिफरेंट शोबे, स्किल डेवलपमेंट। तो सबसे बड़ा फोकस सरकार के लिए यही है कि सरकार, वो कहते हैं ना, हर आदमी को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट हर एक के लिए हम लोग इंश्योर कर लें। और भारतीय जनता पार्टी का भी आने वाले दिनों में हमने कहा हेल्थ फॉर ऑल, हमने इसी हम परिप्रेक्ष्य में कहें एम्प्लॉयमेंट फॉर ऑल, हर किसी को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले। गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कश्मीर में नौजवानों की कर पाएँ। मुझे लगता है इससे बड़ा कंट्रीब्यूशन, इससे बड़ा एक कमिटमेंट जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ, इससे बड़ा कोई एक मिशन भारतीय जनता पार्टी के लिए होगा नहीं। दिस इज़ दी ओनली वे फॉरवर्ड, जिससे जम्मू कश्मीर पीस और वो जो ट्रबल एक को दूर करके एक तरक्की बहबूदी की ओर जम्मू कश्मीर चल सकता है। सरकारी नौकरियों के खिलाफ मैक्सिमम लेजिस्लेटर्स क्यों रहते हैं? क्यों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, नीड बेसिस या प्राइवेट एजेंसीज के थ्रू ही लोगों को लाना चाहते हैं? फुल टाइम एक कॉन्ट्रैक्चुअल शख्स जब आता है तो उसे 1 साल के बाद अपना कॉन्ट्रैक्ट फिर रिन्यू कराना है, जब वो किसी कॉलेज में लेक्चरर या प्रोफेसर बनता है। लेकिन जब फुल टाइम आता है तो उसे वो चीज़ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सेंस ऑफ स्टेबिलिटी मिलती है, तो शायद अपना काम और बेहतर तरीके से भी कर पाता है। देखिए, तो वो चीज़ें, क्या पैसा एक इशू है? क्योंकि जहाँ एक असिस्टेंट प्रोफेसर 1.5 लाख रुपए कमाएगा, 4 कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स उनकी सैलरी में काम कर पाएंगे। देखिए, ठीक कहा आपने। हमने तो इसे फ्लैग किया कि आपने 24,000 नौकरियां बेची। उनके मन में भी, उनसे भी जो बेस्ट ले सकते थे वो ले नहीं पाया। और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, कागज़ों में अगर 10,000 पर पर्सन लिखा था, आप 10 बिल्कुल नहीं दे रहे, क्योंकि आप बैंक से उनको ट्रांजैक्शंस मांगी कि उनके पास थी नहीं। जितने नंबर आप बता रहे हैं उतने नंबर वो है नहीं। 24 से कम है, लेकिन पैसे 24,000 के आप निकाल रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक फ्रॉड है। एक पक्की नौकरी, आपका मुलाजिम, आप कम से कम उसको बेसिक फैसिलिटीज सुविधा नहीं करो, आसमानी उतार के दे दें। कम से कम सेंस ऑफ सिक्योरिटी उसके मन पे लगे। जिसने पानी खोलना है, जिसने आपकी लाइट लगानी है, उसका घर में बच्चा बीमार हो, बीवी भूखी हो, फादर उसका बेड पे हो, तो वो क्या सिस्टम को कंट्रीब्यूट कर पाएगा? सबसे बड़ा डेवलपमेंट ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है। इस ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मैंने वही कहा, हर आदमी को काम मिले और काम का पूरा दाम मिले, और एक ऐसा माहौल, इकोसिस्टम मिले जिसलिए फ्री एंड फेयरली वो अपनी ड्यूटीज डिस्चार्ज कर पाए। जितना जल्दी हम कर पाएँ, ये उतना ही इस जम्मू कश्मीर के लिए, इस हमारे समाज के लिए, हमारे सिस्टम के लिए
वो एक अच्छा एक कारगर एक स्टेप होगा, हम जल्द से जल्द इस पे उतर पाएँ और ये जो अनएम्प्लॉयमेंट और खासकर डेली वेजेस और बाकी जो लोग अनसर्टेनिटी के माहौल में इसको डू वे करके एक रेगुलर एम्प्लॉयमेंट के साथ हम चलें। प्राइवेट सेक्टर में भी हम एक जॉब क्रिएशन कर पाएँ, स्टार्टअप्स हम जम्मू कश्मीर में क्रिएट कर पाएँ और स्किल डेवलपमेंट से हम एक अपने एक छोटे छोटे यूनिट्स हम उसमें लगा पाएँ जिससे जम्मू कश्मीर फले और फूले, जम्मू कश्मीर आगे बढ़ पाए। यही हमारा टारगेट, हमारा मिशन होना चाहिए। आपने एचआरडी की बात की जी। तो इसी के अंडर अगर देखें हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट, एग्जैक्टली एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओवरऑल अगर हालत देखते हैं तो कहा जाता है कि पिछले कुछ वक्त से रिक्रूटमेंट्स नहीं हो पा रही है, टीचर्स नए नहीं लग रहे हैं, लेक्चरर्स नहीं लग रहे, उसके साथ साथ फार फ्लंग एरियाज़ में जाने के लिए भी तैयार नहीं होते। आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी देखें तो कुछ ऐसे इलाके हैं जो काफ़ी दूर दराज इलाके हैं, बसंतगढ़ का एरिया है, काफ़ी फार फ्लंग एरिया है, वहाँ भी ये शिकायतें आती रहती हैं कि टीचर्स नहीं हैं, डॉक्टर्स नहीं हैं। तो किस तरीके से केटर कर सकते हैं? क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज हम रिक्रूटमेंट्स करें ताकि जो जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो उसी डिस्ट्रिक्ट में रह पाए, अपने घर के नज़दीक रहे ताकि उन्हें भी परेशानी ना हो और आम लोगों को भी परेशानी ना हो? ये एक बड़ा एक बर्निंग इशू है जिस पे काफ़ी सारे एमएलएज ने सवालात भी और उनके साथ साथ बिल्स और रेजोल्यूशन के माध्यम से भी इशू को फ्लैग करने की कोशिश की गई कि जो डिपार्टमेंट के मुलाजमीन भी है, एक समय था कि जिस मुलाजिम की जहाँ भी ट्रांसफ़र होती थी वो परिवार बच्चों के साथ वहाँ चला जाता था। आजकल प्रैक्टिस कुछ और है। जम्मू शहर या श्रीनगर शहर या फिर बारामूला, अनंतनाग या उधमपुर, कठुआ टाउन्स में, जो मेजर टाउन्स हैं, मेजर टाउन्स में रहना है, मेजर टाउन्स में मकान बनाना है या किराए पे रहना है, बच्चों को वहाँ रखना है और फिर वो शटलिंग वो दूर दराज क्षेत्र के साथ करनी है, जिससे कहीं ना कहीं जो ड्यूटी दे पाते हैं वो भी जस्टिफाई नहीं हो पाती कभी ना कभी। हर एक उधमपुर या जम्मू कैसे रहेगा, हर एक मुलाजिम, वो सेटलमेंट भी नहीं हो पाती और कहीं ना कहीं प्रेशर इस्टेब्लिशमेंट पे रहता है, जनाब मेरी टांग नहीं चल रही, मेरा सेहत ठीक नहीं है, मुझे लिवर का इशू है, मुझे वहाँ लगा दो उसमें। तो ये एक बहुत बड़ा एक मेलेडी जो नई उभर के आई है। मुझे लगता है मैं इस पर डायरेक्टली अभी वैल्यू जजमेंट कमेंट दे तो अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन हम सबको बैठ के इसका हल निकालना पड़ेगा। अब आज रहबर तालीम वाले बेहतर अभी हम भी उनके साथ हैं, उनकी ट्रांसफ़र पॉलिसी बननी चाहिए, बट एक प्लस पॉइंट तो इसमें रहा कि कम से कम जब से पॉलिसी एक मुलाजिम पिछले 20 साल 25 साल से वहाँ बैठा तो है, खाली तो नहीं, परेशान होगा, ट्रबल्ड होगा, 20 साल से एक ही जगह बैठा, लेकिन कम से कम वो दूर दराज के क्षेत्र एक भरे तो गए ना। आपने ट्रांसफ़र पॉलिसीज 1 2 2 3 लाई, सब पेरिफेरीज खाली करके सब लोग शहरों के पास आ गए, स्कूलों में क्या हो जाएगा? बहुत बड़ा इनजस्टिस है। और उस बच्चे को कम्पीट करना है कॉन्वेंट वाले के साथ या टेंडल बिस्को वाले के साथ या बर्न हॉल वाले के साथ, हाउ इट वुड बी पॉसिबल? तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये जो एक समानता और समरसता का जो हमारा जो कमिटमेंट है वो कहीं ना कहीं डिफाई हो रहा है। दिस इज़ अ वेरी सीरियस मेलेडी और हमें सीरियसली इस पे विचार करके ऐसे इकदाम लाने होंगे जिससे लोगों का कॉन्फिडेंस, लोगों का फेथ डेमोक्रेसी में और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ में बहाल हो पाए। आपने असेंबली में भी ऑन्कोलॉजी के हवाले से बात की थी, जीएमसी के प्रिंसिपल के हवाले से बात की थी, लेकिन ओवरऑल अगर हम ऑन्कोलॉजी की बात करते हैं, कैंसर की बात करते हैं, एक वक्त ऐसा था जम्मू कश्मीर में कैंसर केसेस अगर हम सुनते थे तो बड़ा स्ट्रेंज सा लगता था। ठीक है, लेकिन आज ऐसा टाइम है जहाँ शायद कोई ऐसा घर हो या हर दूसरे घर में कैंसर केसेस देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से केटर कर सकते हैं? उतनी फैसिलिटीज़ हमारे पास है नहीं, मेडिकली अगर देखें, इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उतने स्ट्रांग नहीं है कि टाटा या एम्स में हम अपने पेशेंट्स को ले जाएं। तो कैसे ठीक कर सकते हैं ओवरऑल सिस्टम को? कहाँ प्रॉब्लम आ रही है और कहाँ से शुरू हो रहा है वो ढूंढने की कितनी ज़रूरत है? देखिए, इसके में तो मेडिकल, सोशल, सोसाइटल, बिहेवियरल और पॉलिसी पैरालिसिस से भी हमें निकल के बाहर आना होगी। एक आज बहुत बड़ी मेलेडी बन गई है। मैंने एक विषय को उभारा था कि कैंसर का ड्रग मार्केट में 100 रुपये का ड्रग अब बिना किसी कनेक्शन के चला जाए वो 40 रुपये में आपको मिलेगा, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत वो ड्रग 100 का 100 रुपये में आप खरीद रहे हैं, जिससे मान लीजिए कोई कीमोसाइकिल आपने लेता है, उसको 6 कीमोसाइकिल मिल रहे हैं फ्री। आप वो रुपये वाला 30 में अगर खरीदेंगे तो उसे 3 गुना, उसे 18 साइकिल मिल पाएंगे फ्री। आयुष्मान भारत का एक लिमिट बढ़ाया जाए, कैंसर में ऑन्कोलॉजिस्ट रिक्रूट किए जाए। एम्स कर रहा है, जम्मू भी कर रहा है, श्रीनगर वाले सौरा में भी चल रहा है इसका कैंसर ट्रीटमेंट।
और जम्मू में स्पेशली स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट है, लेकिन अंडर स्टाफ्ड है कुछ नहीं उनके पास। तो इन सब के साथ साथ एक ब्लडी प्रैक्टिस भी चल रही है कि इन विक्टिम्स के साथ हम इनको लूट के, इनका खून चूस के हम करोड़ों रुपया कमाएं। इस नेक्सस को भी पलट करना हम सब की एक जिम्मेवारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। उसी विषय के साथ मेरा सवाल था। मैंने कहा सरकार का जवाब इतना एनकरेजिंग था नहीं। हमने फिर उसमें पॉइंटर लगाया कि उसमें पूरी तफसील लेके जवाब दिया जाए। देखते हैं क्या रहता है उसमें। क्या हमारा खाना पीना, हमारा लाइफस्टाइल, जंक फूड, और पिछले दिनों आपने देखा होगा कश्मीर में फ्रोज़न और बाहर से आए हुए नॉनवेज आइटम्स पे भी सवाल उठे, क्या वो सारी चीज़ें भी इशू है, या उसके साथ साथ जो ओवरऑल हमारे आसपास के माहौल में परेशानियां हैं? क्योंकि मैं आपसे एनवायरनमेंट के हवाले से यही पूछना चाहता था, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप आते हैं उसमें फॉरेस्ट कवर एरिया भी ठीक ठाक आता है। एग्जैक्टली। एक अच्छा खासा एरिया है अपर बेल्ट का है जहाँ पॉपुलेशन रहती है और वो फॉरेस्ट के अंडर आता है। लेकिन आज के वक्त में, और जो पिछला आपका असेंबली टेन्योर था, अगर आप भी उसे देखेंगे तो फॉरेस्ट कवर भी डिग्रेड हुआ है जी। फॉरेस्ट कवर ख़राब हुआ है, कम हुआ है, ओवरऑल हमारे एनवायरमेंटल इश्यूज भी बढ़ते आ रहे हैं। तो वो भी केटर करना है, हमें डेवलपमेंट भी करनी है, लेकिन क्या हम वो सारे पैरामीटर्स फॉलो कर पा रहे हैं जो डेवलपमेंट के लिए भी ज़रूरी है लेकिन एनवायरमेंट को बचाने के लिए भी ज़रूरी है? ठीक कह रहे हैं आप। ए डेवलपमेंट विद ए ह्यूमन टच एंड ए नेचुरल टच, हम कहीं ना कहीं उसको मिस कर गए। सड़कें बना दी, बिल्डिंगें बना दी, लेकिन एक जो सेरेनिटी, खूबसूरती, जो बैलेंस था, इकोलॉजिकल बैलेंस, हम लोगों ने डिस्टर्ब किया। हमारे फीडिंग पैटर्न्स, हमारे लिविंग पैटर्न्स और हमारे बिहेवियर पैटर्न्स में चेंज, शायद कहीं ना कहीं ये वजूहत तो है। इसको ठीक करना, इसको रेक्टिफाई करना, एंड वेयर द प्रॉब्लम लाइज, मैंने कहा टेक्निकली, स्पेशली सब्जेक्ट वाइज और बिहेवियर वाइज, सोसाइटी वाइज, मुझे लगता है हम बहुत बड़ा एक अपडेशन का ज़रूरत है। और ये एक मेलेडी ऐसी है कि जिसने हर किसी को धरपकड़ कर दी है। इसको रोकना, इस पर अंकुश लगाना, इस पर चेक लगाना। छोटे छोटे बच्चे इसकी जद पे, 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा जिसमें इसकी जद में, इसका मतलब कि मदर के वूम में या कि मदर के दूध के साथ ही कहीं वो ट्रांसमिट हो रहा है उनके साथ बीमारी। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है और कैंसरस चीज़ें उनमें इवॉल्व की जा रही है। वाकई एक बहुत बड़ा विषय है और हमें इस पे खुल के काम करना पड़ेगा। और जब तक इसको वॉर फुटिंग पे हम लड़ेंगे नहीं, ये एक बहुत बड़ी थ्रेट है हमारी एग्जिस्टेंस को जम्मू कश्मीर। एक तरफ हम कैंसर केसेस से लड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एक और कैंसर से भी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ड्रग मेनेस हमारे जम्मू कश्मीर में है। न सिर्फ जम्मू में, न सिर्फ कश्मीर में, बल्कि अक्रॉस जम्मू कश्मीर, इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हम देखते हैं कि ड्रग पेडलर्स को पकड़ा जाता है, ड्रग सप्लाई होती है, नौजवान लड़के लड़कियाँ इसमें इन्वॉल्व हैं। न सिर्फ नौजवान, अगर आप रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में जाएंगे तो आपको 40, 50, 60 साल के मर्द भी वहाँ देखने को मिलेंगे। तो ड्रग के खिलाफ भी कोई ऐसी कार्रवाई नहीं हो रही जिस तरीके से शायद होनी चाहिए थी। नरेंद्र मोदी जी के लीडरशिप में भारत सरकार ने इसे नार्को टेरर का नाम दिया है। दिस इज़ ए न्यू मॉड्यूल ऑफ टेररिज्म। हमारे नौजवानों को खोखला करना, हमारी हाउस होल्ड्स को खोखला करना, एक अराजकता की स्थिति पैदा करनी और क्वालिटी ऑफ लाइफ बिगाड़ना। भारत सरकार ने बड़ी शिद्दत के साथ इस फाइट को लिया है। जम्मू कश्मीर में भी इसके साथ बड़ी शिद्दत के साथ काम किया जा रहा है। लेकिन ये भी कुछ छुपाने वाली बात नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट में ही कुछ लोग इसके प्रमोटर भी हैं, इसके प्रोटेक्टर भी हैं और इसके प्रोजेनिटर भी हैं। मुझे लगता है नो होल्ड्स बार्ड, किसी का लिहाज नहीं, बदलहाज होके और हर एक छोटी कंसिडरेशन से बालातर होके हमें इससे लड़ना पड़ेगा। और अकेली सरकार नहीं लड़ सकती, कलेक्टिव एफर्ट होना, कलेक्टिव एफर्ट। समाज लड़े, मीडिया लड़े, हम आप लड़ें, गली गली कूचा कूचा में इससे लड़े, और फिर ये मुझे लगता है लामत को हम अप्रूव कर पाएंगे। वरना वाकई बहुत बड़ा एक अलार्मिंग सिग्नल है पूरे देश में और खासकर जम्मू कश्मीर में। अल्कोहल बैन को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि जम्मू में जितनी शराब की दुकानें हैं, मुझे नहीं लगता शायद किसी और शहर में इतनी ज़्यादा होगी। इतना सा शहर है और शराब की दुकानें हमें हर 200-300 मीटर के बाद देखने को मिलती। हम इन्हें मंदिरों का शहर कहते हैं, हम इसे पवित्र शहर मानते हैं, वहीं हम हर नुक्कड़ पे, हर चौराहे पे एक शराब की दुकान देखते हैं। मेरा ओपिनियन अगर लें, मेरा पर्सनल ओपिनियन, तो शराब बंद होनी चाहिए। कंप्लीट बैन, ब्लैंकेट बैन। आप घर की शांति खराब करके, एक फिजिकल हेल्थ खराब करके आप रेवेन्यू कमाते हैं सरकार, ये कौन सा एक लॉजिक है? लेकिन फिर कहूँ
कि जहाँ जहाँ भी शराबबंदी हुई, शराब के रेट बढ़ गए और ब्लैक मार्केटिंग बढ़ गई। तो उस पर कर्व लगाया जा सकता है। हमें दिस इज़ वो जिसे कहते हैं ओवरऑल एक सोसाइटल शिफ्ट। हमको सोचना होगा कि ये शराब जो हमारे समाज को, हमारे सिस्टम को खोखला कर रही है, हमारा बड़ा साफ और स्पष्ट है कि ना कभी पी ना कभी किसी को पिलाई। और चुनावों में बहुत बड़ी परेशानी है जब बाकी लीडर्स इसकी वो जिसे कहते हैं नदियाँ बहा देते हैं इसकी, तो हम उस प्रिंसिपल पर खड़े कहीं ना कहीं, लेकिन स्टिल खड़े हैं, ना पिलाएंगे ना पिएंगे। पर दिस कांट बी एन एक्सक्यूज जहां हम कहते हैं कि अगर शराब बंद की जाए तो ब्लैक मार्केटिंग बढ़ेगी, शराब बंद की जाए तो शायद टूरिज्म पे कुछ असर पड़ेगा। लेकिन टूरिस्ट यहाँ शराब पीने नहीं आता है, टूरिस्ट यहाँ जम्मू कश्मीर देखने आता है। ठीक कहा आपने। जब गुजरात बैन कर सकता है, बिहार बैन कर सकता है, जहां शराब पी जाती थी, एक अच्छी तादाद में लोग शराब पीते थे, शायद यहाँ उतने शराबी नहीं होंगे क्योंकि आबादी भी काफी कम है। ठीक कहा। तो क्यों नहीं बंद कर पा रहे? मैंने कहा कि वो बर्नार्ड शॉ कहते हैं कि गुड लॉज नेवर मेक गुड पीपल मेक गुड लॉज। तो हम अपने आप में एक ऐसा, हम यहाँ अच्छे लोग नहीं है जो कानून हम ओपिनियन बनाए। अभी शराब बंद करने के लिए हम अच्छे लोग नहीं बन पाए अभी। हाँ। तो हम सभी एक ऐसा प्रेशर क्रिएट करें सरकार पे, ऐसा कानून आए। सरकार खुद और इस लिक्वर कार्टल्स और ये जो माफिया है, लिक्वर माफिया, कहीं ना कहीं इन लोगों का प्रिपोंडरेंस भी बहुत ज़्यादा है, पब्लिक ओपिनियन को भी इफेक्ट करने का ये बात करते हैं। मैंने तो अपने एक कॉलम राइटर भी, तो कॉलम राइटर के माध्यम से ही बड़ा तफसीलन इस पर डिस्कशन किया था, पूरे देश में क्या स्थिति है, हमारे यहाँ पर क्या स्थिति है। शुड बी बैन्ड, देयर इज नो एक्सक्यूज एट ऑल। आप माइनिंग के हवाले से भी बात करते हैं। हमारे यहाँ तवी, जब पिछली बार सैलाब आया, फ्लड्स आए, तो काफ़ी बुरी हालत हुई। उसके बिल्कुल किनारे पे एक आबादी रहती है और सिदरा से लेके जहाँ तक आरसपुरा तक हम देखें, या अभी कैनाल रोड जहाँ हम अभी बैठे हैं, एक आबादी रहती है जो बैंक्स पे रहती है। क्या उन्हें रिहेबिलिटेट करने की ज़रूरत है? क्या हमें तवी को उस तरीके से बनाने की ज़रूरत है ताकि हम फ्यूचर में अपने लोगों को, अपने शहर को फ्लड की सिचुएशन से बचा सकें? देखिए, माइनिंग सबसे पहले तो माइनिंग तो चाहिए ही, माइनिंग चाहिए, मटेरियल तो चाहिए आपको, लेकिन माइनिंग के नाम पे लूट ना हो, माइनिंग के नाम पे इकोलॉजी के साथ खिलवाड़ ना हम करें। हम अपने दरियाओं को, अपने जो नालों को और रिवर बेड्स के साथ कम से कम हम इतना भी उनको अनब्रिडल्ड एक्सप्लॉयटेशन ना करें कि कल को उस जिसका एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक हमने इस 25 अगस्त 2025 में देखने को मिला कि वो जो रिवर बेड से वो एक स्टील की नंगी प्लेट की तरह जहाँ पानी डाला और वो ऐसे शूं करके निकला। और ये जितना डैमेज इस बार, इतनी बड़ी बारिश नहीं थी 25 अगस्त को, लेकिन मुझे लगता है अनब्रिडल्ड माइनिंग के साथ और बड़े बड़े ब्रिज इन्होंने डैमेज कर दिए। हमारे वहाँ बिरवा ब्रिज गिर गया, हमारा सलमे ब्रिज था वो अपने आप में खतरे में आ गया, हमारा कठुआ के पास जो ब्रिज था वो इलीगल माइनिंग की वजह से आया उसमें। ये अपने आप फोर्थ ब्रिज की भी यही हालत थी। तो एक ये ऐसी लामत है कि वी नीड टू कंट्रोल इट, वी नीड टू रेगुलेट इट। लेकिन इस इलीगल माइनिंग को नए आयामों तक ले जाना, वो भी इस नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार की कहीं ना कहीं एक अब अचीवमेंट ही कह लें उनको। और उनके जो माइनिंग मिनिस्टर का भी क्या कमाल है कि वो बड़ी बेशर्मी के साथ अड़ जाते हैं। जी, ये रोकना मेरा काम नहीं, वो डीसी और एसपी का काम है। आप माइनिंग मिनिस्टर, आप इस्तीफा क्यों नहीं देंगे अगर आपसे रुक नहीं रही तो मैं फिर कहूँ, माइनिंग हो, रेगुलेटेड हो, कंट्रोल्ड हो, सरकार को रेवेन्यू भी हो और कम से कम इकोलॉजिकल बैलेंस भी मेंटेन कर पाए। दिस इज़ द वॉचवर्ड आई थिंक। यहाँ फोर्थ ब्रिज का भी जिक्र हुआ, बिल्कुल पास में ही एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। आर्टिफिशियल लेक बनती है, एक दिन उसमें कुछ बोट्स देखने को मिलती है और अगले दिन से वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है, उसका नाम और निशान ही नहीं। इलीगल माइनिंग ही उसका सबसे बड़ा कारण था। हमारे वहाँ जगानू वाली खड्ड, बिरवा, दुद्दर, उन सभी नाले अपने उफान से रिकॉर्ड से ऊपर गए बिकॉज इलीगल माइनिंग। इस इलीगल माइनिंग को रोकना पड़ेगा। और बहुत बड़ा एक माइनिंग माफिया जो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ सालों से आ गया है, इनके ऊपर अंकुश, इनके ऊपर कंट्रोल करना ही पड़ेगा। आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि काफ़ी टाइम ऑलरेडी ले लिया आपका। लेकिन जब हम टूरिज़्म सेक्टर की बात करते हैं, जब हम कहते हैं कि हमारी इकॉनमी का तकरीबन 10% टूरिज़्म से आता है, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद अगर कोई बड़ा सेक्टर है तो वो टूरिज़्म सेक्टर है जम्मू कश्मीर में। जम्मू का टूरिज़्म किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? पहले माता वैष्णो देवी के लिए लोग आते थे, लेकिन अब वो वंदे भारत के थ्रू या ट्रेन के थ्रू डायरेक्ट कटरा जाते हैं और उनमें से हार्डली
कुछ ही लोग हैं जो जम्मू शहर में रुकते हैं, उधमपुर में रुकते हैं या कहीं और रुकते हैं। अब तो डायरेक्ट कटरा ट्रेन है, डायरेक्ट सर्विसेज बढ़ गई है। तो जम्मू का टूरिज्म किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है? क्या उसके लिए कभी कोई रोड मैप बनाया गया है? जम्मू अपने आप में मंदिरों का शहर है। बिल्कुल। और अगर बाई रोड अगर आए, अगर वहाँ से आप तो सुकराला देवी, पिंगला माता, चौंतरा माता, या आगे अगर आप आ जाए बग्गे वाली माता, तो ये अपने आप में एक बाला सुंदरी जी माता, तो ये अपने आप में एक, फिर मानसर और उसके साथ मनवाल या क्रिमची के वो मंदिर, तो एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सर्किट बने। हम यही कर पाएँ कि जो पिलग्रिम माता वैष्णो देवी अपना शीश झुकाने आता है, वो यहाँ से सिर्फ दर्शन करके वापस ना यहाँ पे 4-5 दिन रहे। यहाँ के मंदिरों मठों को, या उत्तर बैनी की बात करें विच इज़ दी काशी ऑफ जम्मू, लोगों को पता भी नहीं है, तो यहाँ पे आके अपना टाइम भी गुजारे, उसको इन्वॉल्व कर पाएँ, उसको एंगेज कर पाएँ। फिर यहाँ के पिलग्रिमेज सर्किट से निकले और फिर जम्मू में जो दूर दराज क्षेत्र हैं, चाहे वो उधमपुर में पंचारी, मोंगरी, बसंतगढ़ है, या रजौरी पूंछ में वो 7 लेक्स हैं, या भद्रवाह में जाई वैली, या वो खूबसूरत जो नज़ारे हैं, या फिर पत्नी टॉप खुद से होता हुआ कश्मीर, गुलमर्ग, पहलगाम में, उसको हम एंगेज कर पाएँ, वो एक प्रॉपर ट्रिप बना पाए। सबसे पहले सिक्योरिटी, क्योंकि एक आम आदमी के ध्यान में, के दिमाग में है कि इट्स अ ट्रबल एरिया, और ख़ासकर शिवखोड़ी अटैक के बाद तो अब तो पहले कहते थे नहीं कश्मीर अलग है, जम्मू अलग है, अब वो भी माइंडसेट उनके दिमाग में था। फर्स्ट ऑफ ऑल पीस, दूसरा स्टैंडर्ड रोड्स के बाद एक वहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़, हर पिलग्रिमेज साइट पे और टूरिस्ट साइट पे भी नेट के माध्यम से, एक AI के माध्यम से हम उनकी एक रिव्यूज़ का एक ऐसा एक प्रावधान कम से कम एक थोड़ा एक उनको अट्रैक्ट करने में हम लोग ला पाएँ। और सबसे बड़ी बात है कि हम रिस्पॉन्सिबली बिहेव करें थोड़ा। हम जो टूरिज़्म के साथ जो लोग जुड़े हैं, हम भी सोचते हैं हमारा मकसद हो कि एक टूरिस्ट आया, आज ये 10 को बोले, अगले बार 10 को लेके आए, हमारा काम भी बढ़ेगा, लेकिन हम एक को ही उसको फलीस इतना कर देंगे। उमर अब्दुल्ला साहब भी असेंबली में बोले कि हम उसकी एक की ऐसी हालत कर देंगे कि वो बेचारा 10 को जाके बोले कि वहाँ मत जाना, वहाँ बहुत बुरा हाल मेरा किया जाता है। बिल्कुल। तो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों पे हम लोग सोचें। बाकी जम्मू कश्मीर पूरे देश का नहीं, पूरी दुनिया का टूरिस्ट हब बन सकता है। हम अपनी इकोनॉमी को पुश कर सकते हैं, हम एम्प्लॉयमेंट को जनरेट कर सकते हैं, और हम जम्मू कश्मीर में एक नई फिज़ा, एक नया माहौल तैयार कर सकते हैं। 2-3 क्विक क्वेश्चंस आपसे रहेंगे, क्योंकि आप पार्टी की स्पोक्स पर्सन भी हैं। नेपोटिज्म पे आपका क्या टेक है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा कहती है कि हम परिवारवाद को अपोज करते हैं, लेकिन आपके ही कुछ MLAs ऐसे भी हैं जो इन्फ्लुएंशियल फैमिली से आते हैं, उनका बैकग्राउंड भारतीय जनता पार्टी के साथ ही लिंक था, और अभी वो MLAs भी हैं, फिर उन्हें अपॉर्चुनिटी क्यों मिलती? देखिए, ऐसा है कि कोई एक भारतीय जनता पार्टी परिवार से अगर कोई MLA MP रहा है, तो उस परिवार के किसी सदस्य पे को बार तो है नहीं कि वो भी भारतीय जनता पार्टी में अपना फ्यूचर ना तलाशे। लेकिन आप एक पॉलिटिकल पार्टी को एक परिवार के ही हदूद में ले आए कि उस परिवार के बाहर वो चल ही नहीं सकती, तो दैट इज नेपोटिज्म। देखें, एक MLA के बेटे या भाई को क्या उसको हक नहीं कि कल को वो भी लोगों पे जाए कम्पीट करे, हक बने, लेकिन उसका भाई बोल दे मेरे भाई के बिना है ही कोई नहीं, मैं काट के रख दूंगा। दिस इज द वॉटरथन डिफरेंस। दिस इज व्हाट कांग्रेस, सरकार जिसकी मर्जी हो, जितना मर्जी इंटेलिजेंट नेता हो, लेकिन गांधी परिवार से बाहर जाता नहीं। यहाँ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत बड़े जेलर्स, बहुत बड़े दिग्गज इन्होंने पैदा किए, लेकिन मुख्यमंत्री या जो अध्यक्ष जो बनेगा वो अब्दुल्ला उसके साथ लिखा होना चाहिए, अब्दुल्ला परिवार का वो डायरेक्ट सदस्य चाहिए, इनडायरेक्ट भी नहीं। चूँकि गुलशाह साहब बने थे तो वो थोड़ा सा हल्का दूर से, वो नहीं, वो डायरेक्ट ही चाहिए अब्दुल्ला परिवार से। अब सेम इज़ द केस विद मुफ्ती साहब ऑल्सो। पहले मुफ्ती साहब, मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब, महबूबा जी, अब इल्तिजा जी हैं, शेख साहब, फारूक साहब, उमर साहब, अब वो उमर साहब के भी अगले साहबजादे हैं, कुछ नाम है उनका मेरे ध्यान में आ नहीं रहा। तो ये दिस इज़ बैड, एंड दिस इज़ द डिफरेंस। ये जो मैंने क्रिएट की एक वाटर थिन डिस्टिंक्शन, दिस इज द वाटर थिन डिस्टिंक्शन। तो एक परिवार में अगर वो कन्फाइंड रहता है, दैट इज द प्रॉब्लम। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके। उसके साथ सिक्योरिटी के हवाले से बहुत बातें हमने की। जो हाल ही में फारूक अब्दुल्ला पे अटैक होता है, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो एक कंसर्निंग चीज़ है, क्योंकि जम्मू में ऐसा अटैक हमने तब नहीं देखा जब शायद सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी ओवरऑल, और अब एक Z+ जो जिनके पास सिक्योरिटी है, NSG के कमांडोज उनके आसपास है, पॉइंट ब्लैंक रेंज पे उन पे हमला किया जाता है। तो इजंट दिस कंसर्न? देखिए, वी हैव कंडेम्ड इट। यस। और पूरे देश में लोगों ने अपना कंसर्न जताया है। इवन प्रधानमंत्री HM ने भी इस पर अपना कंसर्न जताया है।
और मुझे लगता है डेट वॉज अ स्ट्रे इंसिडेंट है। ऐसा नहीं जम्मू में कोई सिक्योरिटी ओवर पावर होगी, उस आदमी की वो जो अक्यूज़ड है उसकी भी डिग्निटी है, मैं उसको गलत बात बोल दूँ, लेकिन गॉड नोज उसकी मेंटल स्टेट क्या थी उस वक्त, उसके मन में क्या चल रहा था, इतना बड़ा बवाल बना दिया। ये तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड कि कोई ऐसा हर्ज मर्ज हो नहीं पाया, लेकिन मैंने कहा कि इट्स बैड एंड वी कंडेम्ड इट आउटराइटली। तो आने वाले वक्त में, लास्ट थिंग, आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर में जो सरकार चल रही है, जम्मू कश्मीर की जो अपोजिशन है, कितना इम्पॉर्टेंट रोल इन दोनों का रहता है, कलेक्टिव एफर्ट रहता है जम्मू कश्मीर को एक बेहतर पोजीशन में लाने के लिए? दोनों का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। टू एक्सपोज, अपोज एंड डिपोज हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन हमें कंस्ट्रक्टिव एक अपोजिशन के ही लेवल में रह के हमें बात करनी होगी, और सरकार को भी हमारे विरोध को कंस्ट्रक्टिव सेंस में एक लेके सरकार को आगे बढ़ना होगा। हम सबको मिलके जम्मू कश्मीर के लोगों की तरक्की, बहबूदी, यहाँ पे पीस कायम हो। व्हाट इज द रोल ऑफ कांग्रेस? क्योंकि कांग्रेस तो कहती है कि वी आर द सेक्युलर फोर्स इन जम्मू कश्मीर। ना इधर ना उधर। द ग्रैंड ओल्ड पॉलिटिकल पार्टीज मिसिंग इन जम्मू एंड कश्मीर, ये अपने आप में बहुत बड़ी विडंबना है। बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है जिनका अपने आप में पूरे मुल्क की सतह पे जिनका अपना एक इतिहास है, और जम्मू कश्मीर में भी उनकी अपनी एक हिस्ट्री है, बट एक पॉलिटिकल बैंकरप्सी इतनी है कि कहीं पॉलिटिकल प्रोफाइल पे दिखाई नहीं दे रही जम्मू कश्मीर में। आपकी पार्टी को लेके क्यों हमेशा ये कहा जाता है कि ये कम्युनल लाइंस पे पॉलिटिक्स करते हैं? जिनको कम्युनलाइज करना है सिचुएशन को, वो हमें कम्युनली कहेंगे, जिनको पोलराइज करना है वो हमें पोलराइजिंग ही कहेंगे। क्योंकि आपने कहा कि इस बार पोलराइजेशन हुई, एक्यूज गई। हाँ, एक्यूज्ड आप हैं। कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू मुस्लिम की सियासत मैं करती है। अपनी बात करूं कि लगातार तीसरा चुनाव है, 2 मैं और एक मेरी वाइफ जीते हैं। हर तबका, हर क्षेत्र, हर इलाका के लोगों ने वोट डाला है, और वो जो लोग एक पर्टिकुलर कम्युनलाइजेशन की बात करते हैं वो कम से कम मुझसे आके बात करें। और वर्स्ट माहौल में शराब, नोट, जात पात, मज़हब के नाम पे कैसा गंद फैलाने का कोशिश किया गया। 3 के 3 चुनाव की बात कर रहा हूँ, लेकिन बाय द ब्लेसिंग ऑफ ऑलमाइटी हर एक का आशीर्वाद मिला, हर एक का सपोर्ट मिला, हर एक का सबका साथ और सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं, सबके प्रयास के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच पठान Thank साहब, you, अपना टाइम thank देने you, के लिए। इट वाज thank you, नाइस टॉकिंग टू यू। धन्यवाद, बहुत अच्छा ये लगा आपसे थे बात करके। रणबीर सिंह पठानिया, जो कि एमएलए उधमपुर ईस्ट हैं, और इनसे हमने इनके बारे में, इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में, जम्मू कश्मीर के हालात के बारे में बात की। बड़ी डिटेल्ड आंसर इनके रहे, किस तरीके से जम्मू कश्मीर की सरकार परफॉर्म कर रही है वो इन्होंने बताया। आने वाले वक्त में क्या कुछ करने की ज़रूरत है वो भी इन्होंने बताया।